प्रचोदया। देवतोयायो मां शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्र कुमार क्रमांक 877, दिन रविवार, तारीख 3 मार्च 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय एडवोकेट प्रदीप कुमार दींगा साहब, जो MBA AICWA LLB एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट, मैनेजिंग पार्टनर मैसर स्टेट एंड कॉर्पोरेट जूरिस्ट लॉ फॉर्म। और आज आपका जो विषय है वो है करेज एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, साहस और इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग। आप ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय श्री प्रदीप कुमार जीनिया सबसे निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय प्रदीप कुमार जीनिया साहब। सभी को प्रणाम, गुरु सत्ता को नमन। आज का टॉपिक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड करेज। इसमें एक श्लोक है, वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बोरी खोजन चली रही किनारे बैठ। कठिनाई होती नहीं सुगम अंत जो होए, साहस बिना जगत में विजयी हुआ नहीं है कोई। इसका मीनिंग है कि जिन्होंने उस ईश्वर को और सर्व सामर्थ्य को गहरे पानी में जाके तलाशा, उनको वो हमेशा मिल गया। मैं बावली उसको किनारे पर बैठकर डर डर कर खोजने चली थी और कठिनाइयों से डरती रही। कठिनाइयां होती नहीं सुगम अंत जो होए, अंत में जो सुगम होता है वो सभी कठिनाइयों को ओवरराइड कर देता है। और साहस बिना जगत में विजयी हुआ नहीं है कोई। हम लोग करेज की जर्नी को प्रैक्टिकल शेप देने के लिए उसके कुछ फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि हर एक जीव को अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर उसको ऐसा कर्म क्षेत्र या कार्य क्षेत्र मिलता है, जैसा कि बॉडी को ब्लड वेसल, एक ब्लड वेसल हमारी बॉडी में आ गया तो उसको ब्लड वेसल को हमारे अंदर उस बॉडी में कंप्लीट फ्रीडम है। वो जहां मर्जी घूमे, माइंड से लेके ब्रेन से लेके जो मर्जी करे। बट वो ऑब्वियस है उस कर्म क्षेत्र के दायरे में पूर्व जन्म के बैगेज के आधार पे बंधा होता है। लेकिन जिनके कर्म प्रबल हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं पिछले जन्म में डॉक्टर था, इस जन्म में जज लग गया, इस जन्म में कुछ और एक्सपेरिमेंट कर लिया। तो वो विल पावर को उतनी क्षमता या एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए, तो बहुत आराम से वो भी कर्म क्षेत्र कर सकते हैं। इतनी इसमें गहराई है कि मेल चाहे कि मैं नेक्स्ट बर्थ में फीमेल में बॉडी लूं तो उस तरह का ज्ञान अवेलेबल है, तो नेक्स्ट बर्थ में वो फीमेल हो जाएगा। और फीमेल चाहे कि मैं नेक्स्ट बर्थ में मेल बनूं तो ऐसा ज्ञान का द्वार अवेलेबल है कि वो उस तरह के विचारों और शक्तियों को आकर्षित करके वो चेंज हो सकता है। तो कर्म क्षेत्र भी चेंज हो सकता है, बट जनरली यही फंडामेंटल है। हमारे पास एक दायरा होता है जो कर्म हमारा पिछले जन्म के आधार पर हमें वहीं खींच के ले जाता है। जैसे मेरा लॉयर बनना, जो मैंने अपनी क्षमता और शक्तियों के हिसाब से सोचा था कि मैं कभी नहीं बनूंगा। कॉलेज में 2 साल में मैंने बिल्कुल एकांत में बिताए और रूल आउट करा कि कुछ भी हो लॉ नहीं करनी मुझे। उसके बावजूद भी लीगल फील्ड मुझे खींच के ले गया। जब जीव धरती पे जन्म लेता है तो उसका प्लेस, फैमिली, पीपल, सरकमस्टांसेस, इसकी रूट्स कुछ पास्ट बर्थ में होती हैं। तो विल पावर के लिए हमारे पास हमारे गुरु ने एक सिद्धांत दिया है, स्वर्ग का आकर्षण नरक का भय, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। बट ये फंडामेंटल बहुत ही वाइटल है। मैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल देख के समझाता हूँ कि क्यों वाइटल है। कि सपोज अभी मुझे वेट कम करना है, मैं तो पहले से स्वर्ग में हूँ, सब कुछ सही चल रहा है। तो नरक का भय ये होता है कि मेरे को अपने आप को ये बार बार पॉजिटिव सिग्नल देना पड़ेगा कि भाई वाई शुड नॉट आई रिमूव डायबिटीज, फैटी लीवर। नरक का भय दिखाना पड़ेगा कि डायबिटीज से आंखें चली जाती हैं, टांगे हो जाती हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में सारी जिंदगी भर की कमाई चली जाती है। तो ये नर्क का भय भी एक विल पावर को, करेज को या साहस को इन्फ्यूज करने के लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। सोल्जर्स जो लड़ रहे होते हैं उसको नर्क का भय ही होता है कि इनके हाथों से कैप्चर हो गए या मारे गए, हम इन्हें नहीं मारेंगे तो ये हमें मार देंगे। तो वो नर्क का भय ही एक बहुत जबरदस्त उसमें करेज पैदा करता है। इसमें एक वर्ल्ड वॉर 2 का इंस्टेंस भी है, स्वर्ग का आकर्षण नरक का भय का।
स्टॉलिन ने जब जर्मनी पे अटैक करा तो उन्होंने एक नदी को क्रॉस किया, तो जर्मनी के सोल्जर और रशियन सोल्जर में 1:10 का गैप था। तो स्टॉलिन ने जब वो नदी क्रॉस कराई, उसने उस ब्रिज को आग लगा दी, वो अपने सोल्जर्स को इकट्ठा करा कि पास के गांव में या पास के शहर में जर्मन सोल्जर छुपे हुए हैं। अब तुम्हारे पास पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है, पीछे मुड़े तो नदी में कूदोगे तो मगरमच्छों से भरी हुई नदी है, उनके हाथ लग गए तो तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो नरक का भय उन सोल्जर्स में, उन्होंने ऐसी ताकत पैदा कर दी उस नरक के भय ने, उस फियर ने, कि वो इतिहास गवाह है कि वो युद्ध 1:10 रेशियो होने के बावजूद भी रशियन जर्मन के अगेंस्ट जीते। और वो जो जीतते चले गए उसके पीछे करेज का, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ करेज का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसलिए ये नरक का भय या फियर्स भी हमारे को लॉ ऑफ कर्मा की नजरों से जानना, इसको फियर कहें या आत्मविवेक कहें, लेकिन इसको भी जानना एक ज्ञान के द्वार से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं 100 से ऊपर स्पीड करूंगा तो चलान आ जाएगा, तो बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूँ मैं। बट इसी तरह से जिन किसी भी चीज में मेरी ग्रीड, अटैचमेंट, एरोगेंस, लस्ट, कोई भी चीज अवेलेबल है, मैं उसमें आगे बढ़ूंगा उनको अप्लाई करने के लिए, तो कर्म या प्रारब्ध बनेगा। तो कर्मों का ज्ञान होना भी और उन कर्मों के फल को आत्मविवेक से कंटेन करना भी करेज का एक वाइटल पार्ट है। हमारे पास धरती पे दो ही टूल ईश्वर ने दिए, एक दिया डिजायर और एक दिया एफर्ट। इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमने इच्छा पैदा की, संकल्प पैदा किया और प्रयास लगा दिया। हमारे पास जन्म से लेके मृत्यु तक, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, वी आर गिवन ओनली टू टूल्स। द डिजायर वी क्रिएट, उसकी नोबिलिटी, उसके ऊपर थॉटफुलनेस, और उसमें हम एफर्ट डालते हैं। उसके बाद फल तो हमारे हाथ में है ही नहीं कभी। तो इस डिजायर और एफर्ट में हमारे पास पिछले बर्थ का बैगेज होता है। अदरवाइज ये डिजायर एंड एफर्ट्स को प्रैक्टिकल शेप देते रहें तो लाइफ लगातार ग्रोथ ओरिएंटेड रहती है। अब हम एक करेज का एक एग्जाम्पल या एम देखते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे गुरु के साहित्य में से जो समझ आया कि रियल करेज इज वर्किंग फॉर एलिजिबिलिटीज टू बी कंड्यूट एंड गार्डनर इन द हैंड्स ऑफ गुरु एंड डिवाइन पावर्स थ्रू कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, डाइल्यूटिंग पास्ट, कीपिंग नोबल एम, ब्राइट फ्यूचर, और आत्म कल्याण से जन कल्याण और शक्ति पथ के संचय पर। तो बेसिकली असली साहस जो चाहिए वो अपने गुरु के हाथों में योग्य बनने के लिए, कठपुतली बनने के लिए, उनके ज्ञान को व्यवहारिक शेप देने के लिए, कि हम अपने काम में ऐसी क्वालिटी, ऐसी क्लास, ऐसी ग्रोथ रखें कि हम अपने कर्म से, भक्ति से और ज्ञान से, आत्म कल्याण से जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहें और आखिरी दम तक शक्तियों के पथ के संचय पर चलते रहें। और अनासक्त हो, इसमें कुछ भी हमारा नहीं है, न कर्म मेरा न फल मेरा, हम मात्र माध्यम है। तो इस जर्नी पे चलने का जो सबसे बड़ा जो जर्नी है, उसी में ही सबसे बड़ा रियल करेज है। बाकी करेज में डिफेक्ट हो सकता है, बट गुरु के हाथ की कठपुतली बनना, डिजायर्स को और एफर्ट्स को, दोनों को गुरु के संरक्षण में या गुरु के ज्ञान से तलाश करना, हम हमेशा मुक्त अवस्था में और आनंद में रहते हैं। सब कुछ हमारे थ्रू घटता है। हम डूअर से हट जाते हैं, कर्तापन से हटके मेरे थ्रू हो रहा है उस स्टेज में आ जाते हैं और आनंद ही आनंद है। और जो डिजायर और एफर्ट की बात की, तो ज्ञान पाना, एक्वायरिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड लिविंग द सेड नॉलेज इज अ टूल। नाउ ज्ञान के लिए, नॉलेज पाने के लिए, गुरु का इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए इसमें कुछ ह्यूमन वर्च्यूज एक्वायर करने पड़ते हैं: रिस्पेक्ट, सरेंडर, ग्रेटिट्यूड, डिवोशन, and then we have to draft some goals specific to each individual suitable in his circumstances. And discipline are ways to acquire and sustain divine nectar of courage. अब करेज के लिए जो हमारे पास बेसिक नीड है, उसमें एक सबसे पहले ज्ञान का द्वार है कि ह्यूमन एनर्जी सिर्फ तभी और तभी इकट्ठी होती है जब हमारे पास एक टाइम बाउंड रिटर्न गोल हो। मुझे इस चीज का एंट्रेंस देना है, मुझे 12th के बोर्ड के एग्जाम देने हैं, मुझे अनुष्ठान करना है 9 दिन का या 40 दिन में 1.25 लाख का अनुष्ठान करना है, या मुझे
कैट का एग्जाम देना है, मुझे क्लैट का एग्जाम देना है, मुझे हाई कोर्ट में जज लगना है, या मुझे केस जीतना है, या ये इस मुसीबत को टालना है, बच्चों की शादी करनी है। इन सब में टाइम बाउंड रिटर्न के गोल है हमारे पास। हमारी एनर्जीज कंसंट्रेट होती ही तभी हैं जब हमारे सामने कोई समय से बंधा हुआ लक्ष्य हो। बिना लक्ष्य के ह्यूमन एनर्जीज होती नहीं है। तो प्राइमरी साहस दिखाने के पीछे एमफुल होना और उस एम के प्रति लगातार प्रयासरत रहना और डिसिप्लिन होना, ये करेज की बेसिक नीड है। अगर एम ही नहीं है और डिसिप्लिन ही नहीं है तो करेज ही नहीं आएगा। आप किसी बैगर को आते जाते थप्पड़ मार दो, वो रजिस्ट ही नहीं करेगा, चुपचाप रो के साइड हो जाएगा, क्योंकि उसके पास उसने कुछ एम नहीं निकाला, उसके पीछे उसके पास डिसिप्लिन नहीं है, उसकी वजह से उसके पास शक्तियां नहीं है, उसकी वजह से उसके पास रेजिस्टेंस नहीं है। तो करेज पैदा करने के लिए अपने अंदर हमेशा कोई ना कोई उद्देश्य रहना और उस उद्देश्य की महानता होना, नहीं तो वही करेज बांध देगा। वही करेज दुष्टता और दंडता में भी बहुत भयंकर करेज ही होता है। जो लोग कर्म फल भोग रहे होते हैं वो बहुत करेज दिखा के ही उस स्टेज पर आए होते हैं, या जो लोग राइज कर रहे हैं दुष्टों और दंडों में बहुत भयानक किस्म का करेज होता है, डाकुओं में बहुत करेज होता है। तो करेज नोबल एम के लिए, और करेज आता है टाइम बाउंड रिटर्न गोल हो। डाकू भी सोच सकते हैं हमें ट्रेन लूटनी है, उस ट्रेन को लूटने में उनका अनप्रेसिडेंट करेज होता है। उसको जेल तोड़नी है तो जेल तोड़ने में भी भयंकर करेज होता है। तो करेज तो ऐसा है कि वहां नहीं है, बट करेज के पीछे की नोबिलिटी ऑफ एम होना, उसके उद्देश्यों में महानता होना, विशालता होना, ये भी साथ में एक प्राइमरी कंडीशन है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। अब इस करेज की जो हमारे लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, उसमें वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम नॉलेज कि हमारे पास पास्ट बर्थ की एक्यूमुलेशन हैं जिनको हमें लगातार डाइल्यूट करना है। जो हमें वर्ल्डली सक्सेस मिलती है उसमें एक पास्ट बर्थ की जर्नी को अंडरस्टैंड करना और उसको भी साथ के साथ डाइल्यूट करने के लिए काम करना, और उसके बाद ग्रोथ, गोल्स, डिसिप्लिन, इन सब से हमारे हाथ में हैबिट आती है विच इज कॉल्ड डिवाइन नेक्टर ऑफ करेज। फिर हम लगातार हैबिट से काम करते हैं। अब हम उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं कि हम इस करेज को, डिवाइन नेक्टर ऑफ करेज को या हैबिट को भाई पैदा साहब, कैसे वीडियो करें। वीडियो अब ऑफ है, वीडियो खोल लो था, वीडियो बंद है आपका, आपका वीडियो ना। हम्म, वो वीडियो बंद कैसे हो थोड़ा सा दिखाई देते रहेंगे ना आप। इमेजिन ही कर रहे थे आपकी शक्ल। हम्म, अभी दिखाई देगा। अब आ गए, देखो ठीक, अब ठीक है। ठीक है सर। साउंड बंद है, साउंड बंद हो गया, साउंड खोलिए। ठीक। नाउ। सबसे पहला हमें स्टेप बाय स्टेप करेज का प्रोसेस डेवलप करने का हो गया कि हमें अपनी यूनिक परिस्थिति में वी हैव टू ड्राफ्ट नोबल एंड प्रैक्टिकल गोल्स विच आर राइटफुल, ड्यूटीफुल, practical and our dharma. Then we have to draft a planner, take step by step in small steps. उसमें कुछ भी हो सकता है, कैरियर, एजुकेशन, प्रोफेशनल स्किल, स्पोर्ट्स, टीम बिल्डिंग, फाइनेंशियल ग्रोथ, हेल्थ, फैमिली इंस्टीट्यूशन, सोशल सर्विसेज, स्पिरिचुअल ग्रोथ। हर एक स्टेज पे लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं। बिना उद्देश्यों के करेज लाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो जो दिखाते भी है उनका पिछले जन्मों का या पहले से ही एक्यूमुलेटेड होता है, तभी वो दिखा पाते हैं। उसके बाद इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देना कि अपनी परिस्थिति में बेहतरीन, बेस्ट पॉसिबल सोचना, थिंकिंग बिग, फेथ रखना, नेवर से डाई स्पिरिट रखना कि 10 बार फेल हूं तब भी करूं, अपने आप को पॉजिटिव सिग्नल देना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रखना, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस रखना काम में, ट्राइंग टिल लास्ट ब्रेथ, और उसके बाद प्रार्थना का सहारा लेना डिवाइन पावर से, रिजल्ट के लिए नहीं, मेरे प्रयासों में संपूर्णता हो, और हर एक इंटरवल पे अपने एफर्ट्स को सेलिब्रेट करना, एक्सपर्ट से गाइडेंस लेना, ग्रैटिट्यूड को डेवलप करना, और शिफ्टिंग फ्रॉम डूअर टू हैपनिंग थ्रू मी एज ए कंड्यूट, अपने आप को कर्तापन से निकाल के कि मेरे थ्रू ये घट रहा है। इस शिफ्ट के बाद
अनप्रेसिडेंट अनपैरेलल करेज पैदा होता है। अब ये जो बात है कि डूअर से हैपनिंग थ्रू मी एज ए कंड्यूट, इसके लिए हमारे गुरु की एक बुक है कर्म योग की रीति नीति। उन्होंने बताया कि सारी फसाद की जड़ काम करने के बाद है कि हम उस रिजल्ट से आसक्त होते हैं। सब कुछ सोचो, मुझे जीतना है, मुझे 100 में से 100 मार्क्स चाहिए, मुझे केस जीतना है, मुझे घर बनाना है, मुझे ये करना है, जो सोच सकते हो उसमें विक्ट्री फेट सब कुछ डाल लो। बट वो बुक ही हमें सिखाती है कि आपको जो रिजल्ट आए प्रयास के बाद उसको खुशी से स्वीकार करो। हार गए जीत गए, जहां तक पहुंच गए एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कमी आई, परफेक्ट नहीं हुआ, वो उल्टा पड़ गया, हर चीज में आपकी भलाई है, बिकॉज आपने उस जर्नी के पीछे वो डिवाइन नेक्टर, जो डिवाइन नेक्टर है, अपने आप को पॉजिटिव सिग्नल देना, बड़ा सोचना, फेथ रखना, नेवर से डाई स्पिरिट, कर्म में कर्म योग कर्म कौशल, आखिरी सांस तक प्रयास करना, ईश्वर की मदद मांगना प्रयासों के लिए, उसको सेलिब्रेट करना, ग्रैटिट्यूड पैदा करना, आपने वो सारे के सारे विर्च्यूज, वो सारी के सारी डिवाइन नेक्टर एक्वायर कर ली। आप उस अटेम्प्ट में या उस केस में फेल भी हो गए, बट ये जो आप स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोसेस हो गया कि सबसे पहले हम अपने गोल्स को प्रैक्टिकल शेप देंगे जो हमारी यूनिक सिचुएशन है, देन वी विल एक्वायर सर्टेन स्किल्स behind that, which are thinking big, faith, never say die spirit, growth, positive signal to self, quality and excellence, trying till last breath, adding prayers, development of gratitude, and result से detachment and shifting from doer to happening through me as a conduit। तो उसके पीछे के जो डिवाइन नेक्टर हम एक्वायर करते हैं कुछ भी टाइम बाउंड गोल्स की तरफ चलते हुए, दैट इज द रियल ब्लिस। वो हमारे कर्मों में ब्लिस पैदा करता है। धरती पे जो चाहो, एम्पायर खड़ा करना है, फाइनेंशियल वो हो जाएगा, कोई भी चीज आपको हाईएस्ट पॉसिबल अचीवमेंट्स आपको अटेन करनी है वो हो जाएगी। इसके बाद एक सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है करेज का, सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, और अपने ऊपर ट्रेनिंग पे, अनुष्ठान पे, अपने ऊपर अपनी एबिलिटीज को गैदर करने के लिए टू डिलीवर सर्विसेज एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिवाइन इन नोबिलिटी ऑफ हिम, अपने ऊपर बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो वो सेल्फ लव के ज्ञान से हो पाती है। उसके बाद हम लोग बेसिक नीड्स अपनी से ऊपर उठ के सर्वाइवल से वी अटेन सेल्फ एस्टीम लाइक मील का पत्थर। हमारे गुरु की बुक में एक कहानी है मील का पत्थर। उसमें एक पेज का नोट है कि मैं गंगोत्री की यात्रा पे गया, तो रास्ते में कई जगह से रास्ता कट रहा था धारवी पे, तो वहां पे एक पत्थर था, उस पत्थर पे लिखा हुआ था राइट मुड़ोगे, लेफ्ट मुड़ोगे और कितने किलोमीटर और जाना है। नाउ दैट बुक सेज दैट कि वो मील का पत्थर सोचता है कि बस मैं तो ऐसे ही हूँ, यूजलेस हूँ, बस यहाँ पड़ा रहता हूँ, मुझे तो एक ही काम आता है, बस यहाँ पे रास्ता बताना। तो वो कहते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस उससे पूछो जो इंसान को उसने रास्ता दिखाया। तो हमारे करेज और विल पावर के पीछे एक ये सेल्फ लव होना, सेल्फ फेथ होना, कि हमने कोई भी एक स्किल सीख लिया, कोई भी एक क्वालिटी एंड एक्सीलेंस ले ली, कुछ भी एक काम सीख लिया, छोटा बड़ा, उस काम से हम अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं और समाज सेवा भी कर रहे हैं। तो उसी का ही प्राइड रखने की जरूरत है। नाउ उसके बाद हमारे पास विल पावर या करेज से हमारे पास प्रैक्टिकल सर्वाइवल के लिए सबसे पहला फेज होता है हमारा, जिसमें हमें प्रैक्टिकल सर्वाइव करना है। एजुकेशन लेनी है, हेल्थ रखनी है, कैरियर है, फंड चाहिए, फाइनेंसेस चाहिए, घर बनाना है, फैमिली इंस्टीट्यूशन सिस्टम में प्रवेश करना है। उसके ऊपर का भी करेज है जो हायर आइडियल्स, नोबल एम्स, रोल मॉडल, ऑटोबायोग्राफीज, बुक्स और सिनर्जेटिक कंपनीज से की कंपनी में रह के उसको डेवलप किया जाता है महान उद्देश्यों के लिए। अपनी बेसिक नीड से ऊपर उठने के बाद करेज के लिए डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन डे टू डे काम को कॉन्स्टेंटली क्वालिटी से करने से पैदा होता है। सो बेसिकली करेज ज्ञान के अलावा एक अभ्यास का बाय प्रोडक्ट भी है फॉर कॉन्स्टेंट मूविंग टुवर्ड्स वन यूनिक गोल्स। Higher ideals, noble work with practical knowledge are real magnet for development of courage. Constant work is biggest tool
फॉर अटेनिंग क्वालिटी एक्सीलेंस डिसिप्लिन एट वर्क। स्वर्ग का आकर्षण, नरक का भय। इसमें नरक का भय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एक नेशनल बुक ट्रस्ट की बुक आती है द जॉय ऑफ वर्क। वो ये कहती है कि ऐसा नहीं है कि आपको काम कर रखा है या काम एंजॉय हो रहा है, काम नहीं करने से डिप्रेशन, बोर्डम और सारे इविल्स खुद ब खुद कैच कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्वर्ग का आकर्षण है, हम कुछ काम कर रहे हैं और उसमें से स्वर्ग पा रहे हैं, बट नहीं करने से बहुत सारे मानसिक रोग खुद भी घेर लेते हैं। हम माने या नहीं माने, खुद से एक्सपीरियंस भी हो जाता है ये बात। अब हम कुछ ज्ञान के द्वार से कुछ टेक्निक्स डिस्कस करते हैं विच आर नेसेसरी और विच वर्क्स वंडर फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस करेज और गिविंग इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। फर्स्ट इज टेक रिस्क। या तो इनर गाइडेंस से या आप आउटर गाइडेंस से वी टेक थॉटफुल रिस्क। भाई ऐसा नहीं है कि मैं रिस्क लेने के लिए गाड़ी को 150 या 200 किलोमीटर पे ड्राइव करके देखूंगा, दैट इज अ फुलिश रिस्क। बट हर स्टेज पे और हर उसमें थॉटफुल या इनर गाइडेंस से, एक्सटर्नल गाइडेंस से थॉटफुल लिए हुए रिस्क के बिना करेज पैदा हो ही नहीं सकता। नाउ सेकेंड फंडामेंटल इज ऑलवेज परफेक्टनेस। करेज की और सक्सेस की और विल पावर की सबसे बड़ी दुश्मन होती है काम में क्वालिटी होना, एक्सीलेंस होना, क्लास होना। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म का बिलीफ सिस्टम या अज्ञानता या डार्कनेस लोगों को लगातार फेलियर में बांध के रखती है और कभी भी करेज पैदा नहीं होने देती। ये जो प्रैक्टिकल जो इसकी वो है, प्रैक्टिकल जो है हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट बिलीफ सिस्टम आता है वो परफेक्शनिज्म होता है कि मैं करूंगा तो कॉलेज के बाद सीधा आईएएस करूंगा, नहीं तो मैं कुछ और करूंगा ही नहीं। बच्चा कॉलेज के फाइनल ईयर से लग जाता है। इसकी बजाय अगर वो विल पावर को डेवलप करने पे ध्यान दे, भाई कॉलेज के बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लिया, 2-4 साल जॉब कर ली, पैसे जोड़ लिए, अच्छे से काम कर लिया, हुनर ले लिया, उसके बाद वो चीज पे हाथ मारे, तब तक उसकी विल पावर डेवलप हो चुकी होती है। ठीक है। मैंने कभी भी अपनी डॉटर से ये बात नहीं करी कि तू उसका वो दे दे, सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे दे, बिकॉज मुझे शुरू से मालूम था कि उसको प्रैक्टिकली विल पावर को पहले डेवलप करना है। पहले 12th के बाद एंट्रेंस हुए, उसको बेस्ट पॉसिबल अपने फील्ड में 5 ईयर IIM इंदौर में एडमिशन मिल गया और दिल्ली के उसमें मिल गया, जो दिल्ली का सबसे बड़ा कॉलेज है, उसके फील्ड का IIT बोला जाता है उसको। तो वहां पे उसको एडमिशन मिल गया, उसकी विल पावर पैदा हो गई। अब वो कोरोना में हुआ, फिर उसके बाद सबसे बेस्ट कंपनी में उसको जॉब मिल गई। वहां पे रहते हुए उसने लगातार 3 साल कैट के एग्जाम्स दिए। अब कैट के एग्जाम दे दिए तो उसमें से उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में IIM इंदौर मिल गया, नहीं गई, IIM कोचीकोड़ी मिल गया, IIS भी मिल गया। इस बार उसका IIM लखनऊ का बहुत बढ़िया इंटरव्यू गया है। तो उसको हम सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप विल पावर को डेवलप करने दे रहे हैं। जब वो ये वाली एजुकेशन पूरी कर लेगी, 2 साल जॉब कर चुकी है वो ऑलरेडी, बहुत अच्छे पैकेज पे है, तो जब वो पूरी जर्नी कर लेगी, हम उसको गाड़ी भी दे देते हैं। अभी दिल्ली से ड्राइव करके 22 की एज में वो घूम के आई है, चंडीगढ़ से आगे तक कसौली तक ड्राइव करके लेके गई है 3-4 अपने ऑफिस के लोगों के साथ। तो अब उसको हम करेज के लिए सारी चीजें दे देते हैं, लेकिन अभी जब वो ये फेज ओवर हो जाएगी तब हम उसे डिस्कस करेंगे कि और आगे करने के लिए क्या गोल्स बनाए। देन वी विल मेक एन अटेम्प्ट कि भाई उसको सिविल सर्विसेज देनी है तो वो दे दे। तो बाय गिविंग एग्जांपल मैं सिर्फ ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि विल पावर या करेज छोटे छोटे स्टेप्स में बढ़ा जाता है। तो उसके लिए गाइडेंस की बहुत सख्त जरूरत होती है और परफेक्शनिज्म सबसे बड़ी दुश्मन होती है कि सीधा के सीधा हम बहुत बड़ी चीज पे बेस्ट हाथ मारते हैं। ये बिलीफ सिस्टम होता है सोशल कंडीशनिंग से या जो भी कहें अनअवेयरनेस से, बट ये ज्ञान से और अनुभव से और गाइडेंस से दूर हो जाता है। तो इसमें फंडा होता है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू डू देन टू डू वेल। इट इज इजी टू फेस अ डिफिकल्ट टास्क देन टू अवॉइड इट। एंड डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज ऑलवेज ट्राइंग समथिंग, टेकिंग फीडबैक एंड गेटिंग बेटर इन स्मॉल स्टेप्स। अपने लेवल को अटेम्प्ट मार मार के हर स्टेप पे अपने पिछले उससे थोड़ा सा बेटर हो जाना इज कॉल्ड सक्सेस। अचीवमेंट कभी सक्सेस नहीं होती है। देन फाइट द फियर ऑफ बीइंग बोनी। उसके बाद खुद को कांस्टेंट एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट फॉर कॉन्शियस ट्राइंग्स। हमारे गुरु की बुक ही है द जॉय ऑफ एंटरटेनमेंट।
और इसके अलावा 8 बुक्स और है। तो एंटरटेनमेंट एक बेसिक नेसेसिटी है। देन एफर्ट्स को आनंदमय बनाना, ब्यूटीफुल बनाना, कांस्टेंट पॉजिटिव सिग्नल देना, वर्क फर्स्ट देन एनीथिंग एल्स। देन अपने आप को लॉजिक और रीजंस के लगातार लेटर लिखते रहना। लेटर लिखना एक सबकॉन्शियस में बीज बोने जैसा होता है। नर्क का भय स्वर्ग का आकर्षण दिखाना, अपने गोल्स को लिमिट रखना। मेरे साथ भी हुआ कि मेरे नीचे एक टेनेंट थे, तो मेरे कॉलेज में मैंने ICAA इंटरमीडिएट कर लिया, तो मेरे नीचे टेनेंट ने 2 साल के अंदर अंदर CS, CA, ICAA, MBA सारी डिग्री निकाल दी। तो मैंने सोचा अब ये निकाल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैंने भी सारे भर दिए। लगातार मैं 3 साल फेल होता रहा। फिर उसके बाद फिर वो उनको देख के, बिकॉज तो इसीलिए फिर वो मैंने बाद में एक एक करके निकाले। CS इंटर भी निकाली, ICAA निकाली, MBA निकाली, लॉ निकाली, बट उन्होंने एक साथ निकाल दी 2 साल में सारी डिग्रीज। तो आई जस्ट फॉलो हिम। तो अपने गोल्स को लिमिट रखना, अपनी लेवल के हिसाब से एक वक्त में एक गोल पे काम करना। निबल एट बिग टास्क इन स्मॉल पार्ट्स इन स्मॉल स्टेप्स। डू नॉट लेट स्लीप एंड अप। कीप डिसिप्लिन कंपनी। बी ए स्टोइक। टाइम योर सेल्फ। गो व्हेन यू आर हॉट अप। बर्न योर ब्रिजेस। बर्न योर ब्रिजेस की कहानी मैंने अभी बताई थी, जो स्टॉलिन ने जब रशिया उस पर जर्मनी पे अटैक किया था। मेक नोट्स टू योर सेल्फ। अलाउ कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड किसान जैसा है जो 2 फसलों के बीच में गैप छोड़ देता है। एक कोई भी काम इंटेंसिटी से आपने खत्म कर लिया 3 महीना 4 महीना लगा के, कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद आगे हीरो वर्शिप। वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। देयर इज नो अदर वे। प्लानिंग एंड रिव्यू। प्लानिंग एंड रिव्यू के लिए हमारे गुरुदेव ने आत्मबोध तत्वबोध की साधना बताई है। पॉजिटिव सिग्नल टू सेल्फ थ्रू कांस्टेंट लेटर, फीडबैक नोट्स, टाइम शीट्स। टाइम शीट्स सामने रखने से होता है कि मेरा कल का दिन कहाँ गया, अगला दिन मैं उससे बेहतर कर पाऊं। सो बेसिकली फंडामेंटल इसमें से यही है, ह्यूमन एनर्जीज कैन बी कंसंट्रेटेड ओनली ऑन टाइम बाउंड रिटर्न गोल्स बैक्ड बाय लॉजिक, रीजंस, कंप्लीटनेस ऑफ एफर्ट्स, क्वालिटी, एक्सीलेंस। फ्रॉम इट कन्वर्ट टू लॉ ऑफ हैबिट्स। ट्राइंग is the keyword. Feedback and getting better in small degrees, from where we get courage. अब जो चीजें आती हैं वो कुछ आध्यात्मिक दृष्टि से जो ब्लॉकेज आती हैं, हमारे पिछले जन्मों का कर्म भोग फल साथ चल रहा होता है, जिसको साथ के साथ क्लीन करने के लिए गुरु और ज्ञान दोनों की जरूरत पड़ती है। ह्यूमन विल पावर की लिमिटेशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सारे कोर्सेज को एक साथ देना शुरू कर दिया। 2 ग्रुप CA, 2 ग्रुप ICAA, 2 ग्रुप CS, उसके ET, MBA के एंट्रेंस, पूरा फुल फोर्स 12 से 14 16 घंटा काम करने के बावजूद भी लगातार फेल होने शुरू हुआ, क्योंकि अंदर बिलीफ सिस्टम पूर्व जन्मों से खराब आया हुआ था कि वो अपनी विल पावर को मल्टीपल चैनल में स्प्रेड कर दिया मैंने। आराम से एक एक करके कर लेता भाई, इतनी सारी डिग्री लेनी थी तो एक एक करके हो जाती है आराम से समय रहते हुए। लगातार उनको करने में 3 साल वेस्ट हो गए। कोई बात नहीं, बाद में समझ पैदा हुई, फिर एक एक करके हो गई। देन सबसे बड़ी और लिमिटेशन है हमारी प्राण शक्ति, ऊर्जा या एनर्जी। एक आदमी जो बीमार है, हॉस्पिटल में है, उसकी विल पावर सारी धरी के धरी रह जाती है। तो और ओल्ड एज में 60 के बाद, 70 के बाद, 80 के बाद आप देखेंगे उसको सब चीज है, इच्छाएं हैं, ताकत है, सब है, लेकिन प्राण शक्ति, ऊर्जा या एनर्जी वो घटने लगती है। तो फिर वो विल पावर और करेज में वो सिर्फ मार्गदर्शक ही रह सकता है, और अपनी चीजें संभालने के लिए एनर्जी कंज्यूम कम पड़ जाती है अपनी खुद की लाइफ को। उसके बाद पास्ट इरोनियस बिलीफ्स, सोशल कंडीशनिंग होती है। लड़कियों को सिखा दिया कि लड़कियां ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती, तो उससे आगे बढ़ती नहीं है दायरे से। हमारा तो फिर भी ठीक है, और उनको सिखा देते हैं मॉडर्न कंट्रीज में फीमेल्स को, और सिखा देते हैं कि भाई यू आर हेयर टू सर्व मेल्स। तो उनकी कुरान पढ़ा देंगे, उनको सोशल कंडीशनिंग उनके दिमाग में वैसी हो जाती है कि उस बिलीफ को तोड़ ही नहीं पाती। अब इसके अलावा हमारी करेज या विल पावर में बहुत बड़ी चेंज है। एमलेसनेस, ग्रीड, अटैचमेंट, लस्ट, एरोगेंस, एंगर। कभी भी किसी इंसान ने दिखाया, बहुत करेज दिखाया, चलो जी मैं सरकारी नौकरी पे लग गया, उसके बाद उसने ब्राइब का पूरा झंडा फाड़ दिया ग्रीड से, एरोगेंस से। कर्मफुल पकड़ लेते हैं, एक दिन अरेस्ट हो जाता है, उसके बाद 10 साल उसके वहां निकल जाते हैं। तो करेज जो उसने वहां दिखाया
उसकी एम डिफेक्टिव थे, अभी भी उसको करेज निकाल सकता है, लेकिन अब प्रायश्चित विधान में करेज चाहिए, वाल्मीकि जैसा कि जंगल में मैंने डाकू काटे तो फिर मेरे को आश्रम बना के प्रायश्चित करना, तो फिर वो प्रायश्चित में कर्म चाहिए होता है। लेकिन ये ऑब्स्टेकल्स हैं करेज के, करेज को कांस्टेंट नहीं रख पाते। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाती है। अगर आपने करेज दिखाया, चेतना में दुष्संस्कार बूट उठ के भरे हुए हैं, आदमी के पास पैसा आ गया, उसने 10 जगह जनानियां बांध ली, प्रोस्टिट्यूशन में चला गया, तो करेज फट के कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। मैं ढाका में किसी को रिप्लेस किया मैंने, असिस्टेंट चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर को। वहाँ पे उसके पास बहुत मोटी सैलरी होगी, वहाँ पे 100-150 करोड़ का टर्नओवर था, पूरा उसका राजा था। वो जिस कंट्री में जाता था वहीं जाके इवेंचुअली वही ढूंढ लेता था प्रोस्टिट्यूट्स। वन फाइन डे पूरे के पूरे ऑफिस के कंप्यूटर क्रैश कर गए कि वो साइट में अटैच हुआ, फिर ऊपर से मैनेजमेंट को पता चला, फिर उसको निकाला, नौकरी से निकाला। तो इवेंचुअली करेज तो था ही उसमें, बट करेज इफेक्टिव था, एमलेसनेस थी, नोबिलिटी नहीं थी। पूरी जिंदगी उसके बाद उसका फल भोग रहा होगा। इसलिए ये सब चीजें करेज के आड़े आती हैं। हैवी डेट्स हो कार्मिक, तो वो कार्मिक डेट्स को क्लीन करने में ही करेज चाहिए होता है। असली करेज होता है प्योरिटी, डिविनिटी, साथ के साथ नोबिलिटी ऑफ एम को साथ के साथ में आइडेंटिफाई करके पाते रहना, और शक्ति पथ के संचय पर चलना, और शक्ति पथ के संचय का सेल्फ रिफाइनमेंट से सोशल कॉजेस पे यूज करना, आत्म कल्याण से जन कल्याण। इसी में ही सोशल कॉजेज में ही हमारे पास 100 हाथियों का बल आता है। तब हमारी अपनी शक्तियां अपनी नहीं रहती, ऋषि सत्ताएं हमें अपनी शक्तियां लैंड कर देती हैं, तो करेज हमारा 100 गुना हो जाता है। अब कुछ तरह के फियर्स होते हैं हमारे पास। रियल फियर, करेज का उल्टा हो गया फियर। फियर डार्कनेस है, अज्ञानता है, अंधकार है, अन्याय भी अंधकार है, तम है। अब फियर होता है एक रियल और एक इल्यूजरी। रियल फियर है कि मेरे पास एक्सीडेंट हो गया, सामने वाला लठ लेके आ गया, अब मारेगा ही मारेगा, तो वो रियल फियर है। वो समझदारी चाहिए उस वक्त। सपोज वो 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, मैं अकेला हूं, तो उस वक्त समझदारी साथ में चाहिए, इंटेलिजेंस। इल्यूजरी फियर हो गया कि रोड एक्सीडेंट हो गया, वो जो शायद मेरे को कानून का ज्ञान नहीं है, मैं भाग गया वहां से डर के मारे, और उसके बाद उस देश छोड़ दिया मैंने, गांव छोड़ दिया या जगह छोड़ दी कि अब तो मुझे फांसी हो जाएगी, बिकॉज मुझे लॉ की नॉलेज नहीं है कि भाई बेलेबल ऑफेंस है, थाने में बेल हो जाएगी, केस चलेगा, लड़ लेना, बता देना उसकी गलती थी, भाई आपकी गलती नहीं थी, विल गेट एक्विटल। तो ये इल्यूजरी फियर हुआ कि रोड एक्सीडेंट हुआ और फियर से मैं भाग गया। डॉक्टर्स, लॉयर्स, लीगल सिस्टम में, हॉस्पिटल्स में फियर यूज करते हैं, ये नहीं तो ये हो जाएगा। मोस्टली डिसीजन फियर पे बेस्ड होते हैं लोगों के भी, सबके। उसके लिए ही वो इस माया के चक्रों में इतने ज्यादा उलझे रहते हैं। अब ये कुछ वर्ल्ड वॉर की एक बुक है विल पावर, उसमें से लिया गया हुआ है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फोर्स इन दिस वर्ल्ड इज फियर। ऑलमोस्ट ऑल द फेलियर एंड ऑलमोस्ट ऑल क्राइम कैन बी ट्रेस्ड टू वन फॉर्म अदर of most prevalent evil. Fear is father of doubt, and doubt is murder of success. It shows itself as many forms: physical fear, which is part of animal inheritance, to subtle and dangerous form, which attack our mental level and sap our strength to its very foundation. और जो fear है वो डिस्गाइजेस में आता है, मतलब कोई जामा छल कपट पहन के आता है, माँ बाप डराएंगे बेटे को या बेटी को, अरे ये ऐसे मत कर, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या रिश्तेदार डरा देंगे, राइट। ये लड़की पिस रही है शादी में तो उसको करेज नहीं आने देंगे, कहेंगे नहीं नहीं बेटा हो समाज में हमारी नाक कट जाएगी। तो फियर डिस्गाइज फॉर्म में आ रहा है, फ्रॉम लव वन के थ्रू आ रहा है। प्रूडेंस एंड कॉशंस आर इंस्टिंक्ट फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नेसेसरी एंड यूजफुल, दे आर इंस्पायर्ड बाय रीजन एंड नॉट बाय फियर। तो आत्म विवेक जरूरी है हर परिस्थिति में, बट इट शुड बी इंस्पायर्ड बाय रीजन। आत्म विवेक फियर से नहीं होना। मेरा किसी से गाड़ी टकरा गई, अब मुझ में आत्म विवेक है यार, जरा सी लगी है, मेरा 1000 रुपए में काम हो जाएगा, मैं डेंट पेंट करा लूंगा, अब मैं इससे लड़ूंगा या इसके पीछे जाऊंगा, केस कराऊंगा, उसमें मेरा 1 लाख रुपए का समय बर्बाद हो जाएगा, राइट। तो
ये हो गया, आई एम नॉट गवर्न बाय फियर, मैं उससे डर के भी डिसीजन नहीं ले रहा हूँ कि मेरे से पावरफुल है, इनजस्टिस हो गया तो मैं अपने रीजन लॉजिक से दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे समय की वैल्यू, और जो घटना घट गई दूसरी साइड गलत है, प्योरली गलत है, वो ड्रिंक है, कुछ भी कर रखा है उसने, बट देन एक तो मैं फियर से गवर्न हो गया कि चलो मैं इसको जाने दो, नहीं तो मुझे मार देगा या नुकसान पहुंचा देगा। दूसरा मैं रीजन से गवर्न हो गया। सो कॉशंस एंड प्रिकॉशंस ऑल आर नेसेसरी, बट उसकी जो कॉल लेनी है वो रीजन से होनी चाहिए, लॉजिक से होनी चाहिए, फियर से गवर्न नहीं होनी चाहिए। फियर क्रिपल एंड डिस्ट्रॉय डजंट हेल्प। Fear has absolutely no place in human life and development. It is entirely extraneous and harmful emotion. It is an entirely false and misleading attitude of mind. तो बेसिकली फियर एक अज्ञानता है, अंधकार है, तम है, दोष है, और ज्ञान, लॉजिक, लाइट, रीजनिंग, ट्रुथ, सत्य, प्रेम, न्याय और शक्तियों का संचय, ये सब करेज है। और इसके उल्टा हो गया अज्ञानता, अंधकार, तम। अब करेज के बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं कि हम क्राइसिस के मोमेंट पे सिर्फ शांत मन ही सबसे अच्छा बिहेव करते हैं, क्राइसिस से निकालने वाले। अगर उसके पीछे डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ फियर है तो कूल बोल्ड प्लान कभी भी नहीं आ पाते। फियर डिस्ट्रॉयज मेंटल बैलेंस। Under its influence, you cannot perceive clearly, imagine truly, reason logically, not act usefully. Every mental process is exaggerated and distorted because of fear condition. In intense physical fear, every bodily process is inhibited and disharmonized. Heart beats irregularly, blood flows, breathing calms, difficulty, concentrated, effective action almost become impossible. हमारे सामने एग्जाम्पल हैं सिख गुरुओं के। उनको पता था औरंगजेब उसके ऊपर अत्याचार करेगा, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को बोल दिया कि जाओ उनको बोलो कि हमारे इन गुरु को बदल दो, ठीक है। अब भगवत गीता पढ़ी हो तो उनको पता होता है कि भाई मेरे को पूरे समाज का कल्याण करना है, उस समाज के अंदर करेज नाम का डिवाइन नेक्टर फैलाना है, उनको फियरलेस बनाना है। अब फियरलेस के लिए मुझे शरीर की आहुति देनी है, मेरी आत्मा शाश्वत है, मैं नया जन्म ले लूंगा। तो औरंगजेब के सामने आके बैठ गए, औरंगजेब ने गला काट दिया, उसमें पिसा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब रिजल्ट, पूरे जन जन में आग लग गई, जन जन हथियार लेके खड़ा हो गया। भाई उसके बाद वही औरंगजेब हारा ही उन्हीं लोगों से ही, जो भी उसने अत्याचार करा। तो वो समाज को जगाने के लिए उनको ज्ञान था, या भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बम फेंका तो उसको ज्ञान था कि मैं आत्मा हूं, मैं शाश्वत हूं, जो ये जन जन मेरा सोया हुआ है इसको जगाने के लिए मुझे अपनी आहुति देनी पड़ेगी इस शरीर की, मैं नया जन्म लेके दोबारा आ जाऊंगा धरती पे। तो वो जो है वो ज्ञान की वजह से उस कदर है कि वो किसी भी हद तक शरीर से टॉर्चर सहन करना और किसी भी हद तक फियरलेस हो जाना। महान उद्देश्यों के हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। इसमें एक अफर्मेशन है जो अपने आप को देनी पड़ती है। आई एम माई सेल्फ इंडिस्ट्रक्टेबल, इनविजिबल, आई एम करेज, अनशेकेबल, अनफ्लिंचिंग, आई एम पावर, आई कैन नॉट बी डिफीटेड, आई कैन नॉट हैव एनी फियर, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, फिजिकल, सोशल एंड बिजनेस, आई नो नथिंग बट गुड हैज कम टू मी एंड माई। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अपनी जर्नी शेयर करता हूँ कि इस सब की मुझे प्रेरणा और वो कैसे मिली। हाउ आई गिव प्रैक्टिकल शेप टू दिस हैबिट। इसमें ऐसा हुआ कि मेरे साथ कुछ समस्याएं आई, जो एडवर्सिटीज थी, उन समस्याओं में मैंने गायत्री अनुष्ठान करा। तो गायत्री अनुष्ठान में बुक मिली। अब बुक से बात समझ आई कि ये किताब हाथ में आ गई मेरे। तो मैंने जो इस किताब का नाम है तेजस्विता मनस्विता प्रखरता, वांग्मय नंबर 57। तो मेरी पूरी जर्नी इस वांग्मय से स्टार्ट हुई 2013 या 14 में। उसके पहले जो पूर्व जन्म की कमाई आई होगी। इसमें 3 बार, एक बार सेंधवा और 2 बार शांति कुंज में मैंने 5 से 9 दिन में एकांत में गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करा। गायत्री मंत्र लेखन में ये फायदा होता है कि मंत्र लेखन से पुरानी सारे कलर फेड हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं। आप नया नया विचारों का कलर चाहते हो, पुरानी खरपतवार उखड़ जाती है जमीन में से और नई खूबसूरत फसल पैदा हो जाती है, उसके बीज बोए जाते हैं। तो मैंने गायत्री अनुष्ठान लिखते हुए इस किताब को 5 बार नोट्स बनाए, 3 बार टोटल। तेजस्विता, मनस्विता, प्रखरता। अब
अनुष्ठान भी मेरा टाइम बाउंड था, 8 दिन था मैं वहाँ, या 7 दिन था, या 9 दिन था, जैसा भी था। और उसके बाद उस अनुष्ठान में इस किताब के मैंने नोट्स बना दिए। उसके बाद मैंने इस बुक्स में नोट्स बना दिए। नोट्स बनाने के बाद वो नए विचार मेरी चेतना में चले गए। जब मैं अपने कर्म क्षेत्र में उतरा तो टाइम बाउंड गोल्स आए, और अगली जर्नी नए विचारों से चली। उन नए विचारों में जो मुझे मिली, वो मिली क्वालिटी एक्सीलेंस एट वर्क, नेवर से डाई स्पिरिट, फेथ, पॉजिटिव सिग्नल, डी अटैचमेंट विद रिजल्ट, गाइडेंस लेना, सेलिब्रेशन करना, मोटिवेशन देना, कंप्लीटनेस ऑफ एफर्ट्स, ग्रेटिट्यूड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रिजल्ट्स, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ रिजल्ट्स। ये हैबिट में चला गया। अभी हमने एक किसी के यहाँ पे सर सीजर रेड कराया उस डेटा थेफ्ट के केस में, और उनका डेटा हमने सीज करा लिया थ्रू कोर्ट एंड पुलिस। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने बॉम्बे में डिफेमेशन के 3 केस लगाए, 15-15 पार्टीज बना के हमारे क्लाइंट की सबको, और उसके बाद उनके बेलेबल वारंट करा दिया और नॉन बेलेबल वारंट की एप्लीकेशन लगा दी। अब इस सब में ये जो करेज देखा, वहाँ के सारे बड़े बड़ी लॉ फर्म, खेतान एंड कंपनी और ट्राई लीगल, ये सब यही बड़ी बड़ी जो लॉ फर्म है, ये सब मेरे क्लाइंट को बोल रही थी कि भैया हाई कोर्ट नहीं एंटरटेन करता, क्रिमिनल रिवीजन लगा दो। हम लोगों को क्योंकि साहस की जर्नी चली हुई थी, हमने उनको बोला क्वेश्चन लगाएंगे हम, और जो होगा देख लेंगे। विड्रॉ हो जाएगी, दोबारा डल जाएगी। तो वहाँ पे हमारी दीदी है गायत्री नायक, हमारे गायत्री परिवार की, उनको ब्रीफ दिया। उनको बोला कि आपकी ये परीक्षा गुरुदेव के साहित्य में ढलने के लिए है। पहली डेट लगी 20 फरवरी को, उसके बाद 26 को लगना था, मुझे जाना था, बट वो 29 को लग गया। उधर से उनका वहाँ पे हमारा वो हो गया, जो यज्ञ चल रहा था हमारा अश्वमेध यज्ञ, वो अगले दिन 28 को अश्वमेध यज्ञ खत्म हुआ, शायद 29 को मैटर लगा था। वो नेगेटिव जज था, फिर भी उसने क्वैश कर दिया। अब क्वैश कर दिया, ऑब्वियसली उनको राइट दे दिया कि जज इनको दोबारा सुन लेगा, देख लेगा, बट वो नथिंग। तो हमने करेज दिखाया, उस करेज में से हमें जो रिजल्ट आ गया, उस रिजल्ट को हमने ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया फेथ के सारे। अब उस रिजल्ट की उतनी वैल्यू नहीं है, बट उसके पीछे की ये जो ज्ञान को अभ्यास में डालने की जर्नी है, वही सबसे बड़ी डिवाइन नेक्टर है। वो आदतों में चली गई, अभ्यास में चली गई, और उसके बाद प्रेयर्स की पावर इस जर्नी को कंप्लीट कर देती है। प्रेयर की पावर्स हमें कर्तापन से हटा के होने में प्रवेश करा देती हैं। जब हम होने में प्रवेश हो जाते हैं कि मैं करता नहीं हूं, मैंने अपना काम करा, रिजल्ट से डिस्कनेक्ट होके अपनी क्वालिटी एक्सीलेंस अनमैचेबल। जैसे इस केस में हमने उनको 100% जजमेंट छांट के दे दी कि क्रिमिनल रिवीजन या ये 482 कैसे मेंटेनेबल है, और क्वाशिंग 12 के 12 जगह पे क्वाश हो रखी थी, 12 की 12 जजमेंट उनको निकाल के दे दी, जहाँ जहाँ स्टे थे वो निकाल के दे दी। तो बेसिकली क्वालिटी एंड एक्सेलेंस हो गया काम में, पॉजिटिव सिग्नल्स, फेथ की जो होगा देखी जाएगी, ये अप्रोच थी। वो होगा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ले आएंगे, फियरलेसनेस। और इवेंचुअली एक हफ्ते में रिजल्ट आ गया भाई, 16 16 16 16 12 12 28 और 12 40 नॉन बेलेबल वारंट, या 40 जगह पे बेल लेना और वो श्योरिटी लाना और उनको दिल्ली से ले जाना। कितना मैसिव काम था, एक झटके में और एक केस में और एक हफ्ते में सारा के सारा हो गया। अब ये जो अचीवमेंट है, ये गुरु के साहित्य को प्रैक्टिकल शेप देने से आई। भाई मेरी परिस्थिति में ये करेज था, मैंने इसको डेवलप करा अनुष्ठान करके गायत्री का, और उन विचारों को 3-3 बार पढ़ा और अपने आप अभ्यास में आ गया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहा रिजल्ट से अनासक्त रहना और आखिरी सांस तक करना। चैप्टर 6 तेजस्विता मनस्विता में एक पेज है जो ये बताता है कि जो बॉक्सर आखिरी चोट मारने को रेडी रहता है, उसको कभी हराया नहीं जा सकता। तो इसलिए हर समस्या में हम लोग वही गुरु के सिद्धांत को यूज करते हैं। वो अभ्यास में चला गया बिलीफ सिस्टम। अब उसकी क्लाइंट का भाग्य रहता है तो उसकी सक्सेस दूसरे लॉयर्स से 100 गुना सक्सेस रहती है, बट क्लाइंट का भाग्य प्रबल है, रिजल्ट हमारा नहीं। हम रिजल्ट से अटैच हैं, कर्तापन निकाल चुके हैं, बट फिर भी मिरेकल्स की दुनिया है ये। हमारे यहाँ भी जो दूसरे लॉयर मना करते हैं नहीं हो सकता, उसको हम लोग रोज होते हुए देखते हैं, और ये सब गुरु कृपा है सिर्फ। तो मैंने प्रैक्टिकल शेप के एग्जाम्पल बताए कुछ कि मैंने उसको कैसे पाया या कैसे डेवलप करा। अब फियर को ज्ञान या नॉलेज से कराया जाता है। इन एम्प्लॉयमेंट
there is a fear of losing. In enjoyment, fear of disease. In social position, fear of falling. In wealth, fear of losing it. In beauty, fear of old age. In honor, there is a fear of humiliation. In power, fear of foes. In virtues, fear of traducers. In body, there is a fear of death. Renunciation of work as karta and renunciation of result. Renunciation of results. Treating oneself as conduit and gardener for duties and dharma. Overcome all fears. अपना कर्म करते हुए इस ज्ञान को अभ्यास में डाल देना कि मैं मात्र एक निमित्त हूं और अपने सिर्फ धर्म और कर्तव्य को अपनी पूरी क्षमताओं से बढ़िया से निभा रहा हूं। न फल मेरा ना कर्म मेरा, बस हम लोग अपनी फियर से मुक्त हो जाते हैं। अब ये फियर नेगेटिव इमोशन है, वीकनेस एमलेसनेस से गवर्न होता है। हमारे गुरुदेव ने एक बुक लिखी है न्याय विशेषांक, मई 1942, अखंड ज्योति। उसमें ये बताया है कि धरती का सबसे भारी पाप वीकनेस है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मर्डर से लेके कोई रेप से लेके उनसे भी बड़ा पाप है वीक हो जाना। वीक होता है आदमी एमलेसनेस से, तो वीक हो जाना धरती का सबसे बड़ा पाप है। छल, कपट, अन्याय, अनीति, अत्याचार या उसको एक्सप्लॉइट करने वाला 7 समुंदर पार से भी उस तक पहुंच के रहेगा। ये सारी बातें क्लियर करी हुई हैं हमारी अखंड ज्योति न्याय विशेषांक में। तो उसमें से भी मेरे को बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिली जब उस बुक को मैंने पढ़ के अपनाया, तो समझ आया कि भाई, और उस बुक में भी समझाया है कि जब आप लड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अन्याय का, अंधकार का निवारण कर रहे हैं, तो डॉक्टर जैसा भाव रखना है। पेशेंट आया मेरे पास, मैं उसकी पेशेंट से मुझे प्यार करना है और उसकी बीमारी दूर करनी है। तो ये बात फिर वकालत में बहुत इजीली शिफ्ट हो गई। उससे कभी भी अपोजिट साइड से लड़ते हुए या अपोजिट साइड के प्रति लगातार आक्रमण करते हुए या कुछ भी करते हुए, या इवन उसकी हम बेल भी अपोज कर रहे हैं या एफआईआर भी करा रहे हैं, रत्ती भर भी उसके प्रति कोई भाव ही नहीं पैदा होता, क्योंकि गुरु का साहित्य समा गया कि हम सिर्फ डॉक्टर जैसा बीमार की बीमारी से लड़ रहे हैं। अन्याय और अंधकार है, हम उससे लड़ रहे हैं, हम व्यक्ति से तो लड़ ही नहीं रहे। अन्याय और अंधकार का जो तम पहना हुआ, ना ही हम करता है ना ही हमारे चाहने से कुछ होने वाला है, उनका भाग्य। हम सिर्फ जो धरती पे रोल है उसको बढ़िया से कर रहे हैं। सो fear laps vital force of life, saps vitality and energy, drain nervous system. Fear can be natural and rational. इसका ओरिजिन होता है पास्ट बर्थ्स में, पास्ट बर्थ के संस्कारों में, जिस समय मानव जीवन दोबारा मिला, चाइल्डहुड ट्रेनिंग, सोशल कंडीशनिंग, और ये सारा के सारा हमारा क्राइसिस में हमारा टेस्ट होता है कि हम उस क्राइसिस में पास होंगे या फेल होंगे। Panicky fear is more contagious than typhoid, and anxiety, worry, these are offshoot. Some fears are in subconscious layer which creates strain and tension. Any fear is releases, one gets peace of mind. तो बेसिकली किसी से भी बैठ के उसकी आत्मकथा सुनेंगे पूरी, तो उसके बहुत सारे फियर दूर हो जाएंगे। तो ये भी एक सर्टेनिटी से करेज को पैदा करने का रास्ता है कि उसके पुराने संस्कारों को मिटा के नए डाल दिए जाए। अब आत्मविवेक है, कुछ प्रैक्टिकल शेप है, उसको हेल्दी फियर्स बोलें। अपने कर्मों के फल में भय रहना कि भाई ये कर्म करूंगा तो फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, उसमें फियर बोलें या उसको आत्मविवेक बोलें, बट वो भी अच्छा ही है। भाई मैं खूब सारी जलेबी खाऊंगा, लड्डू खाऊंगा, इमरती खाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा, तो रोग पकड़ लेगा शरीर, वॉक नहीं करूंगा। तो एक तरह से उसको आत्मविवेक कहें, या मैं अपने अंदर फियर भरूं कि भाई मुझे काम इसलिए नहीं करने क्योंकि ये नुकसान हो जाएगा। इसमें बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल। एक यूरोपियन कंट्री में एक पादरी था, यंग, बहुत रिच फैमिली से था, काफी सक्सेसफुल रहा लोगों की समस्याएं सॉल्व करने में। उसने सोचा कि मैं ना सारी दुनिया को उसमें जीसस में कन्वर्ट कर दूंगा। रियल घटना है, रियल घटना है। वो चेन्नई आया, चेन्नई में उसने 30,000 रुपये ब्राइब दी और बाइबल, टॉफी, चॉकलेट कई बैग वैग भर के वो अंडमान वाले किसी ट्राइब वाले उस पर उतर गया, द्वीप पे। वहां पहुंचा, वो उनको बाइबल, टॉय, खिलौने दिखाता रह गया। उन्होंने तो आते ही उसको 4-5 तीर मारे, तीरों की बौछार करी और साफ, उसकी डेथ हो गई। गूगल पे इंस्टेंस देख सकते हैं। अब उसके अंदर इतना करेज था कि वो
और फेथ था, सब कुछ था उसके अंदर, करेज भी था, फेथ भी था कि वो वहां तक चला गया कि मैं उसको जीसस कन्वर्ट कर दूंगा, क्रिस कन्वर्ट कर दूंगा उनको, आदिवासियों को, ह्यूमन ही तो है। लेकिन आत्मविवेक चला गया कि भाई वो तो वैसे ही गवर्न होंगे ना जो उनके मेंटल साइट है। इफ दे आर ट्रेन्ड, ही फेल टू थिंक कि वो कैसा सोचते हैं। भाई हम अपनी कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम पाकिस्तान तो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं चले जाते ना। हमें धरती का भला करना है तो हम पाकिस्तान में जाके तो नहीं करते ना, क्योंकि हमें आत्मविवेक है कि भाई दे आर कंडीशनड और दे आर गवर्नड बाय सर्टेन बिलीफ सिस्टम विच मे नॉट बी राइट, तो वो डू नॉट क्रॉस बॉर्डर। तो इसलिए हमारे को इसमें आत्मविवेक, सावधानी और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि करेज होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन करेज के साथ आत्मविवेक। और रॉ स्टेज पे, और जब तक स्पिरिचुअली इंसान एनलाइटन नहीं हो जाए तो उसका आत्मविवेक उसको डर दिखा के डराया जाता है। भाई पहाड़ी पे गाड़ी तेज चलाई तो गाड़ी उलट जाएगी, अब ये बात बतानी ही पड़ती है। अब ये नहीं है कि उसको, उसमें आत्मविवेक बच्चे में या यंग ब्लड में नहीं आ सकता, तो उसको डर ही दिखाना पड़ता है कि हड्डी टूट जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा जो भी है। तो ये भी एक करेज का बहुत बड़ा वाइटल है, सावधानी और सुरक्षा करेज की जर्नी का बहुत बड़ा पार्ट है। तो करेज को हम खुला नहीं छोड़ सकते, खुले सांड की तरह, कि भाई उसको आत्मविवेक की लगाम उसमें बहुत जरूरी है। तो हेल्थ के फियर, इनर फियर ऑफ, अब मैं शराब पीऊंगा तो हेल्थ खराब होगी, तो इनर फियर ऑफ बैड कर्मा, फियर ऑफ स्पॉइलिंग हेल्थ फॉर टेस्ट बड, फियर ऑफ वेस्टिंग टाइम, फियर ऑफ फेलिंग, losing, fear of sins, vices, degradation, external health fears, police authorities, senior discipline, obeying law, bad reputation of evil deeds, failing in exams. Psychologists say there cannot be stage of fearlessness. Fear is a result of some past injury, discomfort, pain, suffering, heredity, or social conditioning. Sage knowing Brahma has no fears. जिस इंसान को ईश्वर पे पूरी तरह विश्वास आ गया, सिर्फ उसी के अंदर फियर नहीं होता, बाकी सब में फियर होता है। फियर होता है जब तक ड्यूअलिटी है, मतलब मैं और ब्रह्म अलग हैं, तब तक फियर साथ में रहेगा। जब मैं और ब्रह्म एक हो गए तभी फियर जाता है पूरा। Courage of soldiers or dacoit is tamasic in nature. It is brutal, born of ferocities, hatred, jealousy. Sattvic courage is born from wisdom and intellectual. Fear exists to glorify courage. Goodness is valued when bad exists. So fear of harming others, polluting karma, fear of eating unhealthy, spoiling health, fear of jumping from height and fracture, fear of drowning in river, sea, water ponds, a healthy fear. भाई इतने लोग हैं वो सोचते हैं कि ये तो मेरे अंदर बहुत करेज है और ये मैं गंगा नदी को क्रॉस कर जाऊंगा। हम सैकड़ों एग्जाम्पल देखते हैं। तो वो उठते हैं और उस तेज धार में कूद पड़ते हैं। अब उसमें उनकी आत्मविवेक या फियर डालना मिसिंग है कि भैया वो जो गंगा का करंट है उसके अंदर लूप बनते हैं, लूप होते हैं, वो तेरी फोर्स से ज्यादा फोर्स है, वहां पे डूब जाएगा। तो वो फियर होना भी अच्छी बात है उस तरह के आत्मविवेक से पैदा हुए। तो वो करेज हो गया उस इंसान में जो गंगा नदी में कूदा कि मैं क्रॉस कर जाऊंगा। हो सकता है क्रॉस कर भी जाए, हम नहीं कह रहे हैं, भाई सोल्जर्स हैं, जब वो इमरजेंसी आती है तो क्रॉस करके जाते ही हैं उस पार। बट अब एक सामान्य आदमी गंगा नदी में कूद रहा है करेज दिखा के, तो सात्विक करेज नहीं है। सात्विक करेज विजडम से आता है। सात्विक करेज मान के चलता है कि मैं डूब भी सकता हूँ। तो नोबल एम क्या है इसमें? तामसिक करेज ही है। तो fear of harming others, polluting, fear of degrading acts and losing eligibility before divine powers. हम लोग भी fear रखते हैं कि भाई कोई भी काम करते हुए कहीं मैं अपने गुरु के समक्ष अपनी योग्यता तो नहीं गंवा रहा हूँ। आप लोग भी कहें उसको, हम जो भी कहें, बट ऑब्वियस है वो भी हेल्दी है। हम लोगों के लिए ये हेल्दी है कुछ भी काम करते हुए या डिसीजन लेते हुए कि मैं गुरु के सामने, अभी मेरे पास एक ब्रीफ आया जिसमें मुझे मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट काम करना था, बहुत मोटे पैसे थे, लंदन में आर्बिट्रेशन था। ठीक है, तो मेरे क्लाइंट की, एक्स क्लाइंट की मेरे पास सारी डिटेल इंफॉर्मेशन थी। तो अब मैंने उसमें इस चीज का इस्तेमाल किया
कि मैं अपने गुरु के सामने योग्यता क्यों गंवाऊं, फॉर व्हाट, मेरे को कोई नीड नहीं है। तो फिर मेरे को उससे पैदा होने वाले कर्म फल भोग से, मैं कर्म भोग चक्र से अपने आप बच गया, क्योंकि मैंने निर्णय लेते हुए आत्मविवेक का सहारा लिया। मैंने उसको हार्ड कोर मना कर दिया। उसने बहुत कोशिश की, 8 अटेम्प्ट मारे, फिर मैंने इवेंचुअली मेल बना के डाल दी उसको, भी नथिंग डूइंग, मैं अपने कर्मा प्रयोग नहीं कर सकता 50 के बाद की एज में। तो अब इसमें भी साहस चाहिए। उसके बाद जो करेज है ये ज्ञान से भी आता है हमें। जैसे रोड एक्सीडेंट का मैंने एग्जांपल दिया, देयर इज अ रोड एक्सीडेंट, आदमी भाग गया, उसको देश छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, उसको ज्ञान होता कि भाई बेल हो जाती है और एक्विटल हो जाएगा, 2-4 साल केस लग के सेटलमेंट हो जाएगी तो क्वैश हो जाएगा। उसके बाद और फिर दूसरा अध्यात्म पे ज्ञान होता, तो भाई एक्सीडेंट हो गया, पिछले जन्म का कर्म था, प्रायश्चित विधान में वाल्मीकि की तरह हम पुण्य जोड़ेंगे तो वो कर्म भोग नष्ट हो जाएगा, तो दुनिया में किसी की मजाल ही नहीं है कि हमारे ऊपर वो आ जाए। और फिर कुछ किया है तो हम साहस से उसका दंड भोग लेंगे। ये सारी बातें वांग्मय नंबर 57 तेजस्विता मनस्विता प्रकृता में लिखी हुई है। बट फिर भी साहस चाहिए। गलती हो गई, उसका प्रायश्चित करने का साहस होना चाहिए। गलती तो जिंदगी भर होंगी, पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर होंगी, उसमें फियर करने की जरूरत नहीं है। उस गलती हो गई, कर्म भोग ने पकड़ लिया, तो भी प्रायश्चित के मार्ग लिखा हुआ है ज्ञान से। तो मैं आप व्हाट आई एम टेलिंग इज नॉलेज इज अगेन रूट कॉज फॉर करेज। गलती हो गई, रोड एक्सीडेंट हो गया, किसी का मर्डर हो गया, वाल्मीकि से उसने 100 लोगों के हाथ पैर काट डाले, उनकी हत्याएं कर दी, उसमें भी करेज था। फिर प्रायश्चित करने में भी करेज दिखाया। तो ज्ञान हो गया कि भाई प्रायश्चित विधान है, उसका ज्ञान है, और प्रायश्चित विधान का इस्तेमाल करा और वो कर्म भोग से मुक्त हो गया। तो जिनमें साहस होता है, उनको सही मार्ग मिल जाए तो उनके कर्म भोग भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भय वाले का कोई उपाय नहीं। उसके बाद आर्ट ऑफ वॉर है ज्ञान का। प्रैक्टिकल करेज हैज टू बी फॉर फाइटिंग फियर्स। इसमें करेज को, फियर को फाइट करते हुए डॉक्टर जैसा भाव रखने के लिए अखंड, हमारी जो अखंड ज्योति है उसमें ये समझाया है कि जैसे बीमार की बीमारी दूर करते हैं, तो सारा साहस उसकी बीमार की बीमारी दूर करने में होना चाहिए। कोई अपनी ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो नहीं हो, अपनी ड्यूटीज हो सिर्फ। तो अपने घर में या किसी पे भी मुसीबत आई, कर्तव्य परायणता है। तो साहस चाहिए, वो डॉक्टर जैसा चाहिए कि सामने वाले से आपको हेट नहीं करनी, घृणा नहीं करनी, सामने वाले के लेवल को समझना है, ईगो नहीं जोड़नी, अपना कर्तव्य समझ के एक साहस दिखाना है। और एक इसमें गुरुदेव का प्रेम विशेषांक है, उसमें एक आर्टिकल है यूनिवर्सल लव, विश्व प्रेम का अद्वितीय उदाहरण। उसमें भी इसके ऊपर, साहस के ऊपर एक बहुत बड़ी सी बात समझाई हुई है कि मैं धरती पे सारी की सारी समस्याओं से बड़ा द्रवित हो गया। फिर उसमें 8 एग्जाम्पल समझाए हैं कि मैं बीमार की बीमारी ठीक करने गया, फिर मैंने भूखे को खाना खिलाया, फिर मैं 2 लोग लड़ रहे थे, मैंने अपना दबाव प्रभाव इस्तेमाल करा। इस तरह के 8 एग्जाम्पल उन्होंने सिचुएशन एनालिसिस करी है। सब में ये समझाया कि देखो, तुमने आज उसको बचा दिया, तुम्हारा श्रम लग गया, ठीक है, लेकिन अगर उसने वीकनेस अपनी दूर नहीं करी तो उसका एक्सप्लॉयटेशन फिर कहीं होकर रहेगा। तो उसकी जिंदगी भर के ठेकेदार नहीं बन सकते। असली चीज है उस इंसान में खुद में साहस भरना। तुमने भूखे को भूख निवारण कर दी, फिर उसको घर ले दिया, लेकिन उसकी नीड अनलिमिटेड है। तुमने बीमार की बीमारी सेवा करके एक बार दूर कर दी, लेकिन अगर उसने खुद ने उसके नियमों का पालन नहीं करा, तो तुम जिंदगी भर उसकी बीमारी में उसके आसपास नहीं घूम सकते। तो ये विश्व प्रेम का उदाहरण में फिर फाइनली ये समझाया कि सबसे बड़ा साहस चाहिए, जामवंत जैसा। सबकी जिंदगी में हनुमान जी बनने की जरूरत नहीं है कि भाई सारे काम तुम्हारे हम कर देंगे। जामवंत की तरह दूसरों के अंदर का हनुमान जी जगाना संसार की सबसे बड़ी सेवा। ये आर्टिकल है अखंड ज्योति प्रेम विशेषांक, जून 1942 में। और एक बुक है इसी तरह, अति भावुकता से बचे, क्योंकि हमारे यहाँ गायत्री परिवार के लोगों को अति भावुकता की वजह से ही वो पिसते रहते हैं। हमारे यहाँ महिला है, उसने बहुत सारे आदर्श समझ लिए। उसने सोचा कि भाई मैंने जैसे पेरेंट्स के घर में और गायत्री परिवार में रामायण जैसा अनुभव करा, राम राज्य है, ससुराल भी वैसा होगा। ससुराल वाले प्रैक्टिकल वर्ड के घिसे होते हैं, वो आदर्शवादी, उनके हाथ लग जाती है,
तो सोचते हैं तो सही है, मूर्ख हाथ में आ गए, इसको फेल दो, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, वो एक्सप्लॉइट होती रहती है 2-3 साल, 4-5 साल, फिर वो फट जाती है एक दिन। तो बेसिकली आत्मविवेक से ये भी सोचना है ना कि मेरे जहां जा रही हूँ उन लोगों के लेवल के हिसाब से तो बिहेव करूं। वही सतयुग की चीजें मैं कलयुग में थोड़ी उतार दूंगी। अपना ही तो ख्याल रख सकते हैं ना हम। भाई मैं वो आदिवासी क्षेत्र में जाके पादरी की तरह उनको कृष्ण नहीं बना सकता। तो यह हमारी, मेरे पास करीबन 100 के करीब काउंसलिंग में कर चुका हूँ। हमारी गायत्री परिवार की दीदी, इसको सबकी सेम समस्या होती है बिल्कुल। उनके उनके एटीट्यूड और बिलीफ सिस्टम में एक्सप्लॉयटेशन लिखा होता है। कोई ससुराल में नहीं होती, कहीं और होती, तब भी उनका एक्सप्लॉयटेशन होता, बिकॉज उनका एक पक्ष डेवलप हो गया और दूसरा पक्ष डेवलप ही नहीं हो पाया। तो उनको बहुत ज्यादा समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। अब ये हमारे गुरुदेव की बुक्स हैं जो साहस नाम के टॉपिक पे लिखी है, 55 बुक्स। ये मैं इनके टाइटल पढ़ देता हूँ। सिर्फ साहस साहस पे किताबें हैं और विल पावर पे और हैं इतनी, बट ये साहस के टॉपिक पे हैं। भाग्यवाद हमें नपुंसक बनाता है, भाग्यवाद को नहीं, इनमें से सारी पब्लिश नहीं हुई है। पुरुषार्थ को मान्यता मिले, भय मारक है, साहस तारक है। दैनिक जीवन में मनोविज्ञान का उपयोग, हम सशक्त और साहसी बने, हम दुर्बल नहीं शक्तिशाली बने। विचार शक्ति की महिमा गरिमा, विचार शक्ति मनुष्य की सबसे बड़ी सामर्थ्य है। विचारों की उत्कर्ष प्रगति का मूल आधार, विचारों की अलौकिक शक्ति, विचारों की अपार शक्ति, विचारों की उत्कृष्टता, प्रगति का मूल मंत्र, विलक्षण एवं अत्यंत सामर्थ्यवान मानवीय मस्तक। साहस बिना गति नहीं, प्रगति नहीं, साहसी ही जीतता है। साहसी बने, सफलता पाए। हर सुबह नया जन्म, हर रात नई मौत, हारिए ना हिम्मत। हम सशक्त और साहसी बने, हम अशक्त क्यों सशक्त हों। हम दुर्बल नहीं शक्तिशाली बने, जीतेंगे हिम्मत वाले। जीवन की दिशा धारा और उसका सार्थक नियोजन, जीवन संग्राम के वास्तविक महाभारत। जीवन संग्राम में कैसे जीतें, जीतेंगे हिम्मत वाले, काम आएंगे अपने ही हाथ। करिष्ये वचनम तव, कठिनाई व्यक्तित्व को प्रखर बनाती है। कठिनाइयों को शत्रु नहीं मित्र समझें, कठिनाइयों की अग्नि परीक्षा, कठिनाइयों की कसौटी पर खरे उतरे। कठिनाइयों से डरिए नहीं, लड़िए। काया ऊर्जा और उसकी चमत्कारिक सामर्थ्य है। कायरता और भीरुता दो बड़े कलंक, कायरता का कलंक हमें मंजूर नहीं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन की प्रचंड शक्ति मनोविज्ञान, मन की शांति, मन की तुष्टि, आत्मा की दुर्गति। मन को साधे, जीवन साधे। मानसिक कमजोरियों से कैसे छूटे। मनो मनोविज्ञान समतासीम अपराश्चित। मानवीय स्वाभिमान को कलंकित ना होने दें। मानवीय विद्युत के चमत्कार, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। मनोबल की चमत्कारिक शक्ति। ना डरिए ना भयभीत होइए, ना घुटते रहिए ना भयभीत होइए। नया जीवन की नई प्रेरणा, ज्ञान के बिना कोई चीज पवित्र नहीं करती। व्यक्ति को ऊंचा उठाने वाली संकल्प साधना, विपत्तियों से डरिए नहीं जूझिए। उसके बाद ये हमारे पास है तेजस्विता मनस्विता प्रखरता। इसके चैप्टर 2 के मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, सभी चैप्टर के मैंने बुलेट पॉइंट बना रखे हैं। इनकी इंडेक्स की हेडिंग्स हैं, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा है। करेज फ्रॉम विद इन, एनर्जी सोर्स आर विद इन अस, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ कम फ्रॉम स्ट्रगल एंड फेसिंग चैलेंजेस। Adversities are challenges which should be accepted with grace. Courageous people attract necessary resources from universe, has to be backed with necessary efforts and consistency. डिटेल्स, इफ्स एंड बट्स एंड गाइडेंस, थॉटफुल रेजोल्यूशंस। ये जो इंडेक्स है हमारे तेजस्विता मनस्विता प्रखरता का, उसको मैंने कन्वर्ट करा है। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने कैसे दिया उसको मैंने चर्चा कर ली है। अब मेरे साथ तो यही हुआ कि गायत्री अनुष्ठान के साथ तेजस्विता मनस्विता प्रखरता को 3-3 बार रगड़ रगड़ के अपने अंदर बीज बोए, लिख लिख के। जब वो सिग्नल हुए, अभी भी समय समय पे कोई कठिन परिस्थिति आती है तो मैं तेजस्विता मनस्विता प्रखरता को, किताब को उठा के और उसके ये हेड नोट बनाता हूँ। ये जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख रहे हैं, ये मैं अपनी सबकॉन्शियस में बीज बो रहा हूँ कि वो विचार मेरे को दोबारा से रिमाइंड हो जाए।
अब इसमें जो मुझे सबसे ज्यादा चीज का एहसास होता है कि काम बहुत लोड होता है और ऊर्जा शक्ति, प्राण शक्ति वो बहुत कम बचती है, तो बहुत राशन करना पड़ता है, सिर्फ गाइडेंस पे शिफ्ट होना पड़ता है एज के साथ साथ। और जो काम मैं 50 या 100 लोगों की मदद कर सकता था, अब इसको काट के 2 या 5 तक ही करना पड़ता है, एक हफ्ते में एक से ज्यादा ब्रीफ नहीं। तो भाव होने हुए भी सामर्थ्य और शक्तियां ऊर्जा से गवन होती हैं, ऊर्जा, प्राण शक्ति और हेल्थ, ये आपके पास कितनी है। तो जितना जवानी में गुरु के ज्ञान को प्रैक्टिकल शेप दे दे, उतना ही बाद में धरती ब्लिस जैसी होती है। अभी मैं चाह के भी बहुत चीजें नहीं कर सकता, क्योंकि वो उतने क्लाइंट्स का लोड लेना और निपटाना संभव ही नहीं होता, सीधा हेल्थ होती है। बहुत बढ़िया भाव रहे, बहुत मिराकल मिराकल जैसी मर्डर केसेस में से भी ईश्वर ने गुजार दिया और वो चमत्कारिक ढंग से सुलझ गए। लेकिन अब ये ऐसा हो गया कि अब बहुत कम चीजों पे समय लगाना संभव हो पाता है। तो बस इसके साथ मैं गुरु सत्ता को नमन करूंगा और अपने इसको कंक्लूड करूंगा। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रदीप जी। अब इसको हटा लेते हैं स्क्रीन को ना, और किसी का कोई प्रश्न हो तो वो आदरणीय प्रदीप को आदरणीय सबसे पूछ सकते हैं, और फिर बाद में हमारे दो शब्द आदरणीय इनके नेता देंगे। आपने काफी अच्छा संग्रह किया, काफी पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद काफी के नोट्स बना लिया आपने। और काफी क्या कुछ, हाँ जी। मैं क्या कुछ शब्द ही नहीं है। आप इतना कुछ बोल दिया, इतना कुछ कह दिया, इतना कुछ। हम्म अब क्या, ये क्या आदमी बोले इतना मतलब कोई शब्द नहीं है आज के प्रवचन पे। हम्म लेकिन मैं एक बात जो पकड़ी है वो, जैसे आप, मैं आपसे भी पूछना चाहता था। फिर हमारा भी आज, जैसे मैं तो कहूँगा ये हमारा सौभाग्य जो डेस्टिनी की बात की है, तो ये डेस्टिनी है। आप, आपकी डेस्टिनी थी कि आप शांति कुंज लगे। तो आप इसको क्या मानते हैं भाई? आप शांति कुंज के साथ जुड़े, आपने वांग नंबर 57, वांग में 57 पढ़ा, आपको प्रेरणा मिली। जैसे आज आपने प्रवचन दिया, हमने सुना, अगर नहीं सुना होता तो नहीं सुना होता। अब मैं भी 57 वांग वांग में नंबर 57 लाऊंगा, पढ़ूंगा। अब उससे मुझे प्रेरणा मिलेगी, कितनी मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, वो मेरे प्रयत्न पे निर्भर करता है। नहीं, आपके तो लिए बहुत ये, आसान है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। नहीं, मैं वो जो आप कह रहा था ना फल मेरा ना कर्म मेरा, मैं कोई वही आ रहा था। सिर्फ सिर्फ 1 मिनट ये में ये आपको ये आपको ये सिर्फ मेरे ये मेरे बस में नहीं है कि मैं, ये होना था। आपने शांति को जाना था। नहीं नहीं, मैं इसके आपको पे मैं आप क्या सिर्फ कहें? 60 आपको 60 सेकंड के अंदर अंदर मैं बहुत बढ़िया सा हाँ, एक एग्जांपल देता हूँ। आप हाँ जी, अपनी बोलिए। परिस्थिति में आप हाँ जी। टारगेट बनाएं कि मैं ये सवा लाख के गायत्री अनुष्ठान करूंगा। हम्म। प्रैक्टिकल शेप में मैं इतने वीडियो बनाऊंगा या इतने आर्टिकल लिखूंगा या इतने सारे नोट्स बनाऊंगा या जो भी आपको सोशल मीडिया पे प्रचार करना है, ठीक है, या अपने किसी भी नियर एंड डियर वन की इस समस्या का समाधान करूंगा या 10 लोगों से इस पर बातचीत करूंगा। तो हम्म। आप सवा लाख का नुकसान बनाएं 9 दिन में मंत्र लेखन का, और उसके बाद या 1 महीने में स्प्रेड कर लें उसको अपनी परिस्थिति के हिसाब से। उसके बाद ये वांगा में उठाएं, इसके नोट्स लिखें, ठीक है, और उसके बाद सवा महीना या 1 महीना या 40 दिन का अनुष्ठान करने के बाद, जिसमें आपने मंत्र लेखन लिख लिया, इस किताब के पूरे नोट्स बना दिए, उसके बाद उसको किसी भी परिस्थिति में अपना लीजिए, तो वो जो बुक है वो आपकी हैबिट में चली जाएगी। चाहे इसको आप 9 दिन के बाद एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, ठीक है। वो तो लक्ष्य तो आपको अपने आत्मविवेक से तलाशना पड़ेगा। आपने टाइम बाउंड कर दिया, उसको रिटर्न गोल कर दिया, अपने सबकॉन्शियस में तेजस्विता, मनस्विता, प्रखरता को बो दिया, पीछे से गायत्री अनुष्ठान की शक्तियां लगा दी। तो जो भी चीज पे आप हाथ रखेंगे, अभी भी जिस भी चीज पे अपनी परिस्थिति में, उस चीज को सफल होते हुए देखेंगे और वो बुक आप पूरी तरह जी लेंगे सिर्फ 9 दिन के अंदर अंदर। नहीं इतना नहीं, बहुत बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है वो, इसमें कोई कहीं कहीं भी रास्ता डाउट नहीं है। आपने दोबारा कह दिया और भी हमें सुदृढ़ कर लिया। तो मैं भाग्य की बात करता हूँ, एक भाग, बहुत भाग्य की बताओ। मतलब ये एक बड़ा वो है, एक कॉन्सिडेंसी बोलिए कि भाई आपका प्रवचन आज सुना है, जो जीवन में कमियां हैं, जैसे गायत्री है, मैं पिछले 20 साल से लिख रहा हूँ गायत्री लेखन।
लेकिन वो 1.25 लाख 9 लाख अनुष्ठान नहीं किए। आज 20 लाख हो, 20 साल हो गए मुझे तकरीबन, बिना नागा, मैं चाहे एक दिन भी, चाहे बीमार हूँ, चाहे विदेश में जाऊँ, लिखता हूँ। लेकिन इस तरह का जो आपने इतना सुदृढ़ निश्चय से किया है, एक अनुशासन से किया है, ये सब कोई ठीक है, हम अपनी जॉब करते रहे जिंदगी भर तो करते, लेकिन मैं ये फाइनली डेस्टिन था, हो सकता है आज ही वो डेस्टिनी का दिन आया हुआ भी, आपसे ये सुनना था, मैंने ये पढ़ूंगा। अब आप 1.25 लाख के बारे में लेखन करता हूँ, लेकिन उसके पर्सनली आपसे बात कर लूंगा। लेकिन मैं कहूंगा कि आपने ना फल मेरा ना कर्म मेरा पूरा गीता के सारांश भी दे दिया आपने, सब उपनिषदों का सारांश भी दे दिया, पतंजलि योग योग बहुत छोटी सी बुक है दे दिया। गुरु जी की, कर्म योग की रीति नीति, पतली सी 20 पेज की बुक है, कर्म हाँ योग जी, हाँ की जी, रीति नीति। सॉफ्ट कॉपी में अभी के अभी इनको दे देता हूँ ठीक। आपके यहाँ, ये आप सबको दे देंगे। बहुत बहुत मतलब कि इसका आज के प्रवचन का कोई मतलब कि वो बयान नहीं किया जा सकता, आपको कितना आदमी ग्रेटिट्यूड करे उसका भी कोई हमारे पास शब्द नहीं है, मैं यही कहना चाह रहा था। और बड़ा एक बस एक किताब कर्मयोग की रीति नीति, और आपको अगले 9 दिन में अनुष्ठान करके कोई भी चीज एक चूज करके जो प्रैक्टिकली आपके केस में हो, ये सारे के सारे थॉट्स को आप अपने इसमें अपना लेंगे। इन थॉट्स को मैं आपने जी लिया तो ये थॉट्स आपके अभ्यास में आ गए, फिर अच्छा, अभ्यास आपसे में काम करेंगे। आपसे पर्सनल बात भी कर सकते हैं फोन पे? हाँ जी बिल्कुल करो ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। सैटरडे संडे सुबह वॉक पे जाता हूँ मैं, तब कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक। ये मैंने अरविंद जी को, हमारे इनको जी, हमने इसको इनको ये कर्म योग की रीति नीति मैंने बुक दे दी बिल्कुल। ऑलरेडी। तो ये आप सबको भी हाथ के हाथ मेल करके पहुंचा देते हैं, 28 कि पेज है। जैसे जैसे नोट्स बनाने का आपने हमें हमें अपने याद आता है, जब जॉब करते थे, वो करते थे, पढ़ते थे, तो कैसे नोट्स बनाते थे, उसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। मतलब एक यार उसका जो रीजन आपने है, उसका प्रैक्टिकल बताया, साइंटिफिक रीजन है। क्योंकि हमने भी एक मेरी गजल है, एक है तीस दिल में मगर लब पे हंसी रखते हैं, हम जीने में नहीं मरने में नहीं जीने में, उसका एक शब्द है, ले चले जो कुछ और पास मंजिल के करीब, इत्तेफाकन हम हमेशा कदम वहीं रखते हम्म, हैं। नहीं तो उसका, तो डेस्टिनी खुद ले जाती है वहां फिर। उसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है कि ना, हमारे पास कोई भी चीज जो हमने टाइम बाउंड करके लक्ष्य बनाई तो हाँ जी, हाँ जी, एनर्जी इंटेंसिटी हो जाती है। आप किसी जज को काम करते हुए देखिए 60-65 की एज में, वो हाँ 100 जी, मुकदमे सुन रहा है और कम से कम 10-15 में ऑर्डर लिख रहा है। तो वो जो काम कर रहा है वो आदतों के अभ्यास की वजह से कर पा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वो अगर 70 की एज में भी है तो भी आदतों के अभ्यास से उतना आउटपुट निकाल पाता है जो किसी और चीज से बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके पास टाइम बाउंड लक्ष्य है। उसके ठीक, पास ठीक। पता है कि मेरे को आज ये 100 मैटर सुनने हैं और इसमें 5 में या 4 में ऑर्डर पास करने हैं। तो उसकी एनर्जी टाइम बाउंड होने की वजह से इंटेंसिटी में शिफ्ट होती चली जा रही है। बहुत बिल्कुल। हमारे पास हमने जो लक्ष्य बनाया उसको हमने टाइम पे नहीं बांध रखा। तो लटका ही रहता है वो, जीवन में लटका ही रहता है, सारी उम्र चलता अगर रहता आप उसको टाइम बाउंड कर लेंगे, सपोज कि मेरे को 9 दिन में एक 73 पेज वाली पुस्तक लिखनी है, 8 पेज रोज के लिखने हैं और इस लक्ष्य के लिए लिखने हैं। अगर आप उसको, जैसे आप उसको टाइम बाउंड पैदा करेंगे तो इंटेंसिटी इतनी हीट पैदा करेगी वो, कि आप सुबह वॉक पे भी जाओ, योगा भी करो, और 10-20 उठ के हुए काम है वो भी निपट जाएंगे। बिल्कुल निकल जाता। बट वो सिर्फ उतना ही है कि वो टाइम बाउंड नहीं है। एनर्जी जो है ना हमारी टाइम बाउंड नहीं चल रही है, सिर्फ उसी रीजन की वजह से वो हमारे जो भी अचीवमेंट है वो अटकी रहती है। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। अध्ययन साहब। मुझे एक पिछले पिछले जन्मों के कर्मों ने पकड़ लिया। अब वो हाँ, पिछले सबको जन्म, पकड़ रहा है, हमें भी पकड़ रहा है बहुत, और हम अनुभव कर रहे हैं उसका। धीरा साहब, हम अनुभव कर रहे हैं कि ये मेरा बस में नहीं है, ये पिछले जन्म के कर्म है, तो खींच रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो अच्छे कर रहे हैं वो पिछले जन्म के कर्म है। जैसे गायत्री है, चाहे रात को 1 बजे आऊं मैं कहीं से, वो गायत्री लिखे बिना मैं सो नहीं सकता, एक स्वभाव बन गया मेरा। तो लेकिन वो भी पिछले जन्म कर्मों से ही है, तो अच्छे बुरे कर्म है, हमने झेलने हैं, किसी से गिला शिकवा नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं किसी से। मेरे को 30 की एज में पकड़े और 48 में वो निवृत्त हो गए। तो देखिए, 18 साल में, 18 आपने साल में, निपटा दिए, आपने निपटा दिए। 18 साल में जो भी तपस्या अनुष्ठान, ये सारी किताबें विताबें, एनर्जी, ये साहस, ये सब इकट्ठा होके मेरे अपने कर्मों के गड्ढे को भरने में चला गया। जब वो भर गया तो उसके बाद फिर सफलता की देवी के दर्शन करें,
उसके पहले तो सारी के सारी एनर्जी, सारे के सारा प्रयास, साहस, ज्ञान, कर्म, सब कुछ इकट्ठा होकर अपने खुद के गड्ढे भरने में जा रहा था। अब और अब लोक जन का कर रहे हैं, बिल्कुल वो आप पर्सनल से अब लोक जन पे आ गए आप, बिल्कुल 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 लोक कल्याण पे आ गए। हाँ। ऑफिस को एक्सपैंड कर रहे हैं, अभी तो हम लोग रेनोवेट करा रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, तो वो अपने कर्म क्षेत्र में ही जा रही है एनर्जी, बट उसी में से ही कल्याण ही है। अब वो थोड़ा बिजनेस वाले एरियाज में जन कल्याण का काम है, बट वो एरिया डिफरेंट हो गया, बट हाँ, है वही, बहुत भाव वही है। बहुत एक तो आपको बहुत बहुत प्रभु की कृपा आप पे बहुत है, इस पर आपको यू डिजर्व ऑल द अप्रिसिएशन। और बाकी हम लोगों पे भी आपकी कृपा हो गई है, मैं ऐसे प्रवचन सुनते हैं, ये भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारी तरफ से। ये धन्यवाद नहीं है, नॉट वर्ड ऑफ थैंक्स, अपनी तरफ से बोल रहा हूँ तो नायब साहब देंगे, या और कुछ और वक्ता कुछ और श्रोता कुछ अपना विचार देना चाहें, आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहे पूछ सकते हैं। जय नायब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप ढींगरा सर। पहले इतना डिटेल्ड में छोटी आपने सी बताया। एक छोटी सी बात रह गई, जो जी तेजस्विता मनस्विता प्रखरता है, उसमें एडवर्स परिस्थिति हजारों के हिसाब से एग्जाम्पल्स हैं, और सबसे ज्यादा एग्जाम्पल उसमें मेडिकल हिस्ट्री के हैं, जहां डॉक्टरों ने बोल दिया डेथ है, कैंसर है, नहीं बचेगा, किसी को 2 साल आइसोलेशन हो गया, किसी को समस्या आ गई। और एक हमारे पास और गुरुजी की किताब है, आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार। अब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यही विल पावर, यही गायत्री अनुष्ठान से पैदा की हुई शक्ति ला इलाज रोग को बिल्कुल अगले कई जन्मों के लिए क्लीन कर सकती है, जिसका इलाज मेडिकल साइंस में नहीं हो। वो भी साहस, हमारा गायत्री अनुष्ठान, और ये ज्ञान और विवेक, तेजस्विता मनस्विता प्रखरता में सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं, एक नहीं 50 एग्जाम्पल्स हैं उस किताब में, जहाँ पे असाध्य रोग, लाइलाज रोग, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया कि तू 2 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा, वो भी पूरा जी भर के जीवन जिए। बस ये बात मेरे को ध्यान से उतर गई, बताने में रह गई। तेजस्विता बहुत मनस्विता प्रखरता में एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल भरे हुए। ठीक। ये सारी किताबें मैंने आप सब लोगों को भेज दी हैं, सबको देख लीजिए। आदरणीय नायब साहब। ये साहस वाली बुक्स भी मैं आपको दे रहा हूँ, जो हम्म, साहस की बुक्स है ना हमारी, जी। ये भी बुक में दे देता हूँ सारी। हाँ जी, अब पूछिए, आप कुछ कह रहे थे आप। अब तो आपको धन्यवाद दे रहे हैं नायब साहब। ठीक है। हो गया सर फाइनल। इतना भेज समय दी कैसे निकाल किताब। लेते हैं? हाँ, बहुत। आप इतना अध्ययन जी कैसे मैं करते खुद देख रहा हूँ, इतने पॉइंट्स इन्होंने मैं बना दिए, इतने पॉइंट्स बनाए हैं एक एक हैं? पॉइंट्स के ऊपर, इतनी स्लाइड्स अद्भुत बनाई, देन डिस्कसिंग। अद्भुत। लेकिन आप मैं ये देख लीजिए, पर टाइम है मैं जो नहीं। है ना, एक एक करके साहस की सारी किताबें हमारे अरविंद सर को भेजते जा रहा हूँ, और वो सब आपको भेजते मैंने जाएंगे। भेज भी दिए हैं, जैसे जैसे आप भेज रहे मैंने हैं। ईमेल में, ना डरिए ना शांत होइए, हम्म, तो ये आज को ये सारी की सारी बुक्स जो इस टॉपिक में हैं, ये हम्म, बुक्स भी अवेलेबल करा रहे हैं साथ के साथ। अब ये इसमें ये बात है, अवेलेबल कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि पब्लिश नहीं हो रखी है। हम्म, जैसे मैंने इनको भी बुक दी है, अभी सबको दे रहे हैं, ना डरिए ना डरिए ना शांत होजिए। अब ये बुक पब्लिश नहीं हो रखी है, हम्म। बट इसकी पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। तो मैंने 55 बुक्स लिखी थी, वो सारी के सारी बुक्स अवेलेबल हैं। तो पब्लिश क्यों नहीं हो रही, करवा क्यों नहीं रहे? अब वो सब मेरे मेरे हाथ में नहीं है जी। अब वो आप मथुरा भेज दो, पब्लिश करके दे देंगे आपको। मथुरा में तो ऐसा होता है ना, आपने किताब दी, वो पब्लिश करा के ले लो। अच्छा। वो मना तो नहीं करते हैं कि पब्लिश मत कराओ। हे प्रभु। ये जो मैं इधर देख रहा हूँ, ये मैं इनको फटाफट साथ की साथ मैंने सब समय सब भेज, इनको हाथ का इनको सब भेज दिए। बुक्स भेजे जा रहा हूँ मैं, इसलिए आपको सुन रहा हूँ, बट आप इस बात पे मत ध्यान दीजिए, मेरी अटेंशन बुक्स अच्छा भेजने में अच्छा, है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं तो कहाँ ये बता रहा था ये कि कहाँ रखेंगे हमारा आपने आपने ऋषि साहब को वक्त भी दिया टेलीफोन करने का। शायद उन्होंने इस चीज को सुना नहीं ध्यान से, मगर आप अगले संडे में सुबह वॉक पे निकलूंगा, तब आप बात कर लीजिएगा। एक हफ्ते तक आप फोन पे ही टाइप कर।
नहीं, ये महात्मा गांधी हमेशा ऐसे ही करते थे। जब महात्मा गांधी जब भी समय देते थे नहीं, वो जो है ना मॉर्निंग बहुत वॉक का तनाव होता है हाँ वीक में ना, बहुत ज्यादा तनाव होता है केसेस का, क्योंकि वो जो केसेस है उनको कर्मियों कर्म कौशल के चलते बहुत गहराई से पूरा तैयार करना पड़ता है। जी कल जी। सपोज हमारा केस लगा है, वो लंच के बाद रीच होगा, और वो 2 4 3 केस और लगे हैं, लेकिन जब वो लंच के बाद रीच होगा तो बचा हुआ समय हम पूरा उसकी आखिरी सांस तक तैयारी में बिताते हैं कि वो दिन मिल गया, हमने तैयारी करके रखी है, कल वो फर्स्ट टाइम लग रहा है केस। बट अब जब वहां पे हम लोग होंगे, जब तक मैटर रीच नहीं होता, हम पूरा ध्यान उस केस की तैयारी में लगाएंगे, जजमेंट ढूंढना। तो हर रोज का ये होता है कि वो फाइलें जब तक मैटर रीच नहीं होता, उसमें पूरी तरह रिसर्च करना, जजमेंट ढूंढना, रिटर्न सिनॉप्सिस बनाना, नोट्स बनाना कोर्ट के असिस्टेंस के लिए, ताकि और उसमें बेहतरी कर पाए। तो फिर वो पूरे दिन में 9 बजे से लेके 4 5 बजे तक पूरा के पूरा मेंटल ऑक्यूपेशन की इंटेंसिटी बहुत हेवी होती है। वैसे टाइम बाउंड गोल हो गया ना, एक दिन 4 केस लगे थे, सुबह से एक लगा 9 से 10:30 11 बजे, एक की तैयारी हो गई पूरी, वो करा। 12 बजे दूसरा रीच हो गया, उसको उसकी तैयारी करी। 2 बजे तीसरा रीच हो गया, 4:30 5 बजे चौथा रीच हो गया। उन चारों की तैयारी करने में जो मेंटल एब्जॉर्प्शन या इन्वॉल्वमेंट या इंटेंसिटी जाती है, वो बहुत हाई जाती है। उसके बाद वो कहीं से कुछ स्पेस नहीं छोड़ती है कि आप कहीं और अटेंशन को अटेंड कर पाओ। ये समस्या है जो। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है डीलर साहब। आप एक आपको आज अभी आप बोले जा रहे हैं, एक बड़ा आनंद आ रहा है, एक बड़ा मन प्रसन्न प्रसन्न है। एक अद्भुत सी एक प्रसन्नता मन में उठ रही है, मन में, चेहरे पे, हर एक बड़ा एक ये पता नहीं, बड़ा अद्भुत अनुभव है ये है। तो ये जो साहस की है ना, ये वाली किताब है, ये वंडर है, बट इसको हम गायत्री अनुष्ठान और टाइम बाउंड गोल्स से जोड़ लेंगे तो जो ज्ञान है ये हमारे अभ्यास में चला जाएगा। मतलब एक तो मैंने बुक्स पढ़ी और एक इनको जिया, वो स्वभाव बन स्वभाव हाँ, बन जाए। जीने से वो मेरे अभ्यास और संस्कार में चला जाता है। और ये साहस कई गुना बढ़ जाता है जब आप उसमें से रिजल्ट से अनासक्त हो गए। रिजल्ट से अनासक्त होते ही ये साहस अंदर से 100 गुना बढ़ जाता है, ये क्योंकि तो आपको सुनने से ही साहस बढ़ गया हमारा, तो आप करने से क्या होगा वो ये सारी की देखिए। सारी जो शक्तियां हैं वो उसमें जा रही हैं। सारी की सारी शक्तियां फिर कर्म योग कर्म कौशल में जा रही हैं। अब देखिए नायब साहब कुछ बोल नहीं पा रहे, इतना इतना प्रभावित हुए हुए हैं कि हम लोग, हमारे पास शब्द नहीं है नायब मैंने साहब देखिए क्या बोलते हैं। मैंने बुक दे दी, कठिनाइयों को शत्रु नहीं मित्र समझिए। अब आज की दुनिया में कौन ऐसा लिटरेचर देता है कि कठिनाई आए तो इंसान बोले कि भैया तेरे लिए ईश्वर तेरे दरबार पे आया है कठिनाई के रूप में। लोग तो हम सोचते तो हैं कहाँ हमेशा से बोलते हैं आप खेल जमेगा, जो जीवन में मुश्किल आती है बोले आप खेल जमेगा, अब मजा आएगा। ये हाँ, मेरा मुसीबत आए तो अब मजा आएगा, बस बस ये वैसा ही है। सराखों, एक मेरी मतलब गजल है, बहुत सराखों बढ़िया। पे मुसीबत भी अगर दे तो खुदा, हर बुरा वक्त है इंसान का इम्तिहान होता। ये मैंने ऑलमोस्ट करेज पे काफी बुक्स इनको दे दी है, निकाल निकाल। बहुत समय अच्छा। मिलेगा तो सारी 100% दे दूंगा मैं। हे भगवान, वाह वाह वाह, क्या बात है। अपना उत्साह स्थिर ना होने दे। अभी एक किताब और मिली है, अपना उत्साह स्थिर ना होने दे दिए। अभी जो दिखाई दी वो सारी दे दी। मैंने करीबन करीबन 25 30 बुक्स दे दी हैं। वाह वाह। ये अभी आपको सारी बुक्स दे दे रहे हैं, 25 से नहीं 10 12 हैं शायद। मैंने सारी भेज सब पे। हाँ, तो आप सब लोगों को, ये अब अनपब्लिश्ड है तो इसलिए थोड़ी असेस हो तो आसानी रहती है इनके लिए। आदरणीय साहब। चलिए सर, आपके आज के उद्बोधन के लिए और आज के जो उद्बोधन का आनंद था और आपने जो वार्तालाप की हमारे देवऋषि साहब के साथ, उस सब के आनंद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसी तरह आके हम लोग के ज्ञान में वृद्धि करते रहे, बहुत तैयारी करते हैं सर। आप वाकई में ब्रिलियंट। थैंक्स अ लॉट सर। धन्यवाद। ऐसा आपने बहुत जल्दी निपटा दिया, धन्यवाद। जान साहब कुछ तो बोलिए, नायब साहब, हम क्यों ऐसे आप सब कुछ अंदर नहीं रख सकते, कुछ तो उगलिए। नहीं, मुझे लगा सर सबको दाएं बाएं देख रहे हैं, घर वाले बुला नहीं रहे हैं कि नहीं, आओ कोई नहीं बात देख रहा, करें। कोई नहीं देख रहा, ये जीवन तो सर आज आपने है। जो बोला है ना, उसका अगर हम सार करें तो जो साहस करना होता है आदमी को, करेज जो है, दैट इज टू गेट आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन। आदमी जिस कंफर्ट में उसी में रहना चाहता है, कंफर्ट जोन से निकल के बाहर निकल के
काम करने का सबसे बड़ा साहस होना चाहिए। दूसरी बात आपने जो बहुत बढ़िया कही सर, गेटिंग बेटर एवरी डे फ्रॉम व्हाट यू आर टुडे। अपने से बेहतर करें, अपने से कंपैरिजन करें, दूसरे से कंपैरिजन ना करें, और खुद को रोज का रोज बेहतर करें, रोज का रोज मांझे, जैसे लोटे को रोज मांझा जाता है, चमकाया जाता है, अपने को उस तरीके से करें। तीसरी बात आपने बहुत अच्छी सही कही सर, जो सीधे दिमाग में घुसती है, कि आप दूसरों को देख के अपने काम को मत कंपैरिजन मत करिए किसी से। आपकी जो अपनी लिमिटेशंस हैं, आपकी जो अपना लेवल है, आपका जो एक लेवल ऑफ वर्किंग है, जो आप अपने कैलिबर है, उस हिसाब से काम करें। जैसे आपने कहा कि मैंने एक एक एग्जाम करके किया और सब पास कर लिया, बाद में इकट्ठा नहीं कर पाया। सी योर लिमिटेशंस एंड इंसान वर्क जमाने अकॉर्डिंग के टू खराब दैट। भी हो गए। और उसके बाद सर आपने कहा विन योर ओन फियर्स। वाकई में किसी भी तरह का डर हो, सबसे पहले मेरे को तो भी लगता है जिस सब्जेक्ट्स में आपको सबसे ज्यादा डर लगता हो ना बचपन में, मैथ्स में, उसी के पीछे पड़ जाओ, उसी पे काबू कर लो, तो स्टडीज बड़ी बेहतर हो जाती है। इसलिए जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता हो, उस चीज पे चढ़ जाओ। तो अपने फियर्स पे जो है, किसी भी तरह का डर, होने का डर सबसे ज्यादा होता है जो आपके पास है, चाहे वो इज्जत हो, चाहे मान हो, चाहे पैसा हो, चाहे परिवार का सदस्य हो, कुछ भी हो, उसको खोने का डर सर सबसे ज्यादा होता है। उस डर से अगर आप बाहर निकल गए कि जो भी हो रहा है वो सब ईश्वर की मर्जी है, उसके बियॉन्ड हम लोग नहीं जा सकते, ऐसा होना ही था, अगर इस चीज का विचार कर लें, तो सर फिर किसी तरह का डर नहीं रहता। और आज आपने जो पुस्तकें सबको भेजी सर, हम लोग जरूर पढ़ेंगे। और आपके जो आपने पीपीटी भी शुरू में शायद शेयर किया इनके साथ हाँ जी, मेल ये पे, वाली उसको सेम भी पीपीटी। भेजेंगे। हम लोग को भी एक तरीके से इसका सिनॉप्सिस मिल जाएगा। वी फील ग्रेटफुल टू यू एंड वी आर ओब्लाइज कि आपने हर चीज हम लोग के साथ सारा साहित्य भी शेयर किया। आज पे आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ तो हों, हो गया खबर? अच्छा अभी मैं अभी तो जूता पहनाएंगे सर, इतनी जल्दी थोड़ी कंकड़ से निकाल देंगे। जैसा हंस रहे हैं आप, इसमें ये ये पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है। नहीं, ऋषि साहब कहता है हो गया क्या है कि विचार महंगा नहीं, अभी तो जूता पहनाएंगे, इतनी जल्दी विचार तो नहीं खत्म हो जाएगा। आज आपने कुछ मांगा नहीं ना। छोड़ दो या बाबा। ये क्या बात है? आइए, रास्ते पर कंकड़ी कंकड़ हो तो एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम चलना मुश्किल है। बाहर की चुनौतियों से हम नहीं अपने अंदर की कमजोर से हारते हैं। बहुत ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो बोल रहे हो। वेरी ट्रू, आइए 3 बार बहुत बढ़िया सर। बाबा का हो गया। शांति 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 शांति। सभी को सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या बोल रहे शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः
शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः